गुड मॉर्निंग ऑल। नर्मदा नियर एडवर्टाइजमेंट नंबर 32 के थर्ड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 200 तक कंप्लीट कर लिया था। इस पार्ट में हम लोग 201 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। केबल सपोर्टिंग रोडवेज ऑफ सस्पेंशन ब्रिज इज डिजाइंड टू कैरी। देखिए, सस्पेंशन ब्रिज किसको कहते हैं? जब कभी भी ब्रिज का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाए और बीच में किसी भी रीजन से कॉलम प्रोवाइड करना पॉसिबल ना हो, तो उस कंडीशन में हम सस्पेंशन ब्रिज प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली ये कहाँ प्रोवाइड होता है? जहाँ पे रिवर स्टार्ट होता है हिली एरियाज में, वहाँ पे हम इसको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि वहाँ पे हम अगर फाउंडेशन बनाएंगे भी तो वाटर की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि फाउंडेशन वहाँ पे टिकेगा नहीं और वो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एंड टू एंड प्रोवाइड करते हैं, बीच में कोई कॉलम या कोई पियर प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं सस्पेंशन ब्रिज। तो इसमें क्या होता है, एक एंड यहाँ पे, एक एंड यहाँ पे, रोड के दोनों एंड पे, और बीच में हम यहाँ पे केबल सपोर्ट करते हैं और केबल से सपोर्ट कर देते हैं हम गर्डर को। गर्डर मीन्स रोड, जिसके ऊपर व्हीकल या कुछ भी जो ट्रेवल करता है वो। और ये केबल से सपोर्टेड रहता है ये गर्डर, ये भी अगेन केबल से ही सपोर्टेड रहता है। और ये गर्डर का लोड कौन बियर करता है? ये केबल पे अल्टीमेटली जाएगा और केबल से अल्टीमेटली अबटमेंट्स पे जाएगा। ये दोनों एंड को बोलते हैं अबटमेंट। ये दोनों अबटमेंट्स बहुत ही स्ट्रांगली बनाए जाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली सारा का सारा लोड यहाँ पे जाना है। दीज आर कॉल्ड अबटमेंट। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि केबल सपोर्टिंग रोडवेज, तो ये जो केबल है ये सपोर्ट कर रहा है रोडवेज को ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज इज डिजाइन टू कैरी। अब ये किस लोड के लिए डिजाइन किया जाएगा? देखिए, इसमें से पॉइंट लोड, ये पॉइंट लोड की तरह दिख रहा है? नहीं। ट्रेपोजिडियल लोड? नहीं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड? यस, क्योंकि ये मल्टीपल पॉइंट लोड है जिसे हम कहते हैं यूडीएल। तो इट इज डिजाइंड एज यूडीएल लोड। Which of the following criteria is not considered in under limit state of serviceability? हम जानते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड में दो क्राइटेरिया होता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स किस किस के लिए डिजाइन करते हैं और सर्विसिबिलिटी में किस किस के लिए डिजाइन करते हैं? चलिए ये दोनों देखते हैं। देखिए, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी और कोलैप्स ये दोनों आपको एस 456 के क्लॉज नंबर 5.2.2.2 में देखने को मिल जाएगा। वहां पे सब कुछ गिवन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे दोनों क्लासिफाई करके बताता हूँ। पहला है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, कोलैप्स, और इधर सर्विसिबिलिटी। ये आप याद रखिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ गया। तो कोलैप्स के अंदर क्या क्या आता है और सर्विसिबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, ये आप लोग याद रखिए। देखिए, इसके अंदर सर्विसिबिलिटी के अंदर पहले हम डिस्कस करें, कोलैप्स के अंदर पहले डिस्कस कर लेते हैं। कोलैप्स के अंदर क्या क्या आता है? फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग। तो फटीग की वजह से, फटीग लोड की वजह से, फटीग लोड किसको बोलते हैं? ऐसा लोड जो कंटिन्यूस नहीं एक्ट कर रहा है बल्कि कुछ समय पे कंटिन्यूसली साइकिलिंग की तरह एक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फटीग लोड। तो फटीग की वजह से जो फ्रैक्चर आएगा वो आएगा कोलैप्स में। ब्रिटल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ब्रिटल इन नेचर, लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। या फिर और दूसरा हम क्या डिजाइन करते हैं इसमें कोलैप्स में? मेनली हम सेफ्टी देखते हैं। ठीक, मेनली सेफ्टी के लिए हम डिजाइन करते हैं कि कोलैप्स हमारा किसी भी कंडीशन में किसी भी फोर्स के द्वारा नहीं होना चाहिए और स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल रहना चाहिए। सर्विसिबिलिटी में सबसे जो प्राइमरी है वो है डिफ्लेक्शन, दूसरा है क्रैकिंग, तीसरा है क्रैक ड्यू टू फटीग। क्रैक यहाँ पे फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग आता है कोलैप्स में, और क्रैक ड्यू टू फटीग आता है किसमें? सर्विसिबिलिटी में। नेक्स्ट आता है कोरोजन। तो देखिए, कोरोजन भी आता है नेक्स्ट। कोरोजन, नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन के बाद आता है फायर, फायर, वाइब्रेशन, डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग तो हमने डिस्कस कर ही लिया। ये सब आते हैं सर्विसिबिलिटी में। सर्विसिबिलिटी में मेनली क्या याद रखना है आपको? डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग, सॉरी क्रैक ड्यू टू फटीग, फायर एंड वाइब्रेशन। These all comes under the category of serviceability, whereas collapse, fracture due to fatigue, fracture due to brittleness, नेक्स्ट है लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ये सब आता है कोलैप्स में। तब क्या पूछा क्वेश्चन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट कंसीडर्ड अंडर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी? नहीं कंसीडर करते हैं। वाइब्रेशन हमने डिस्कस किया, कंसीडर करते हैं। फायर हमने डिस्कस किया, कंसीडर करते हैं। ड्यूरेबिलिटी कंसीडर करते हैं। ड्यूरेबिलिटी मीन्स
लाइफ, कितना ड्यूरेबल है वो, लाइफ स्पैन। फटीग तो कंसीडर करते हैं, बट फटीग की वजह से क्रैक कंसीडर करते हैं, फटीग फेलियर को कंसीडर नहीं करते, फटीग फ्रैक्चर को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन कैन अटेन यील्ड मूवमेंट बट नॉट द प्लास्टिक मूवमेंट बिफोर फेलियर बाय प्लेट बकलिंग। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया हुआ है। एस 800 में क्रॉस सेक्शन के आधार पे 4 प्रकार के क्रॉस सेक्शन को डिफाइन किया गया है। ये आपको एस 800 में डायरेक्टली भी मिल जाएगा डेफिनेशन टाइप का। सबसे अच्छा होता है या सबसे बेस्ट बोले तो प्लास्टिक सेक्शन। ये सफिशिएंट प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी अटेन कर सकता है और प्लास्टिक हिंज फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट आता है कॉम्पैक्ट सेक्शन। ठीक है, इसमें भी एमपी वैल्यू अटेन हो सकता है, बट सफिशिएंट रोटेशन कैपेसिटी इसके अंदर नहीं होता है। थर्ड आता है सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन में क्या होता है, कैन अटेन यील्ड मूवमेंट। ये एमपी अटेन नहीं करता है बल्कि यील्ड मूवमेंट को अटेन करता है, एमपी को अटेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये दोनों एमपी को अटेन कर पाएंगे। इसमें सफिशिएंट रोटेशन कैपेसिटी नहीं होता है, इसमें फुल रोटेशन कैपेसिटी होता है। सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन कैन अटेन यील्ड मूवमेंट बट नॉट प्लास्टिक मूवमेंट। सिलेंडर सेक्शन इवन एफ वाई से भी अटेन नहीं कर पाता। एफ वाई से पहले मान लीजिए ये सिलेंडर बहुत ही पतला सेक्शन है, इस पर हम लोड लगाएंगे तो ये एफ वाई से पहले ही बकल हो जाएगा, तो इट विल फेल बाई लोकल बकलिंग बिफोर फेलियर बिफोर एफ वाई। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ से भी कम पे फेल हो जाता है, उसको बोलते हैं सिलेंडर सेक्शन। चलिए नेक्स्ट इज, तो इसमें क्या पूछा था, कौन सा सेक्शन है जो कि यील्ड मूवमेंट तो कर सकता है बट प्लास्टिक मूवमेंट नहीं कर सकता। हमने अभी देखा, इसे कहते हैं सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। नेक्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ सिंगल अनइक्वल सेक्शन इज कैलकुलेटेड एज पर 2800 2007 फॉर केस। क्या बोला है इसने कि अनइक्वल लेग का एंगल सेक्शन है। ठीक है, दोनों लेग अलग अलग हैं, तो कह रहा है कि एक बार हम इसको कनेक्ट करें और एक बार इसको कनेक्ट करें। दोनों ही कंडीशन में एक लेग डिस्कनेक्टेड रहेगा, एक लेग कनेक्टेड रहेगा। तो हम जानते हैं कि होता है शियर लैग इफेक्ट। शियर लैग इफेक्ट किसको बोलते हैं कि अगर एक लेग कनेक्टेड है दूसरा लेग कनेक्टेड नहीं है तो लोड ट्रांसफर यूनिफॉर्म नहीं होता, दिस इज कॉल्ड शियर लैग इफेक्ट। तो ये पूछ रहा है कि दोनों अगर हम बार बार अलग अलग कनेक्ट करें, एक बार शॉर्टर लेग और एक बार लॉन्गर लेग, तो विच ऑफ द स्ट्रेंथ विल बी सेम इन बोथ ऑफ द केसेस। कह रहा है कि कौन सा स्ट्रेंथ सेम होगा, तो डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। देखिए आप यहाँ पे दो चीज याद रखिए, एक होता है यील्डिंग, तो जब भी ग्रॉस सेक्शन होगा वो हमेशा यील्डिंग के द्वारा फेल होता है। ठीक है, ग्रॉस सेक्शन हमेशा यील्डिंग मीन्स पूरा का पूरा सेक्शन इतना डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा हो गया कि वो यील्डिंग के द्वारा फेल हो गया, ग्रॉस सेक्शन बाय यील्डिंग। और दूसरा होता है रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, दूसरा होता है रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। ये डिपेंड करता है नेट सेक्शन पे, नेट सेक्शन पे डिपेंड करता है, और ये ग्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ये हमेशा एफ यू पे अप्लाई किया जाता है और ये हमेशा एफ वाई पे अप्लाई किया जाता है। तो कह रहा है कि दोनों ही केस में किस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो है ग्रॉस सेक्शन की यील्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा। बाकी में देखिए ये 3 मोड है टेंशन फेलियर के, ये तीनों ही मोड है टेंशन फेलियर के, याद रखिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर सॉफ्ट फैब्रिकेटेड वेल्डिंग। मैं आपको सभी के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है वो बताता हूँ, और आईएस कोड में भी गिवन है कहाँ पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आईएस 800 में मिलेगा आपको टेबल नंबर 5 में, टेबल 5 में आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाएगी। टेबल नंबर 5 मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए बता देता हूँ। सॉफ्ट के लिए 1.25, सॉफ्ट के लिए 1.25 होता है, और फील्ड के लिए 1.5। ठीक है, 1.5 फॉर फील्ड। फील्ड में क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम फील्ड में ज़्यादा रखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अगर हम वेल्डिंग की बात कर रहे हैं तो शॉप में 1.25 और साइट पे 1.5। यील्डिंग में गामा एम नोट की वैल्यू याद कर लीजिए आप लोग, यील्डिंग में जिसे हम अप्लाई करते हैं एफ वाई पे उसकी वैल्यू होती है 1.1, और गामा एम 1 दैट मीन्स रप्चर में जिसे हम किस पे अप्लाई करते हैं एफ यू पे, वो होता है 1.25। ठीक है, रिवेट के केस में हर एक केस में, रिवेट का कोई भी केस हो, शॉप हो, रिवेट हो या फिर साइट हो, उस केस में 1.25 ही प्रोवाइड करते हैं। तो रिवेट और बोल्ट के केस में, दोनों ही केस में, रिवेट या बोल्ट दोनों ही केस में गामा एम की वैल्यू हमेशा मटेरियल के लिए 1.25 ही रहेगी। गामा एम नॉट की वैल्यू 1.1 होती है जिसे हम एफ वाई पे अप्लाई करते हैं, गामा एम वन की वैल्यू 1.25 होती है जिसे हम एफ यू पे अप्लाई करते हैं। वेल्डिंग के लिए समझ गए, वेल्डिंग के लिए दोनों अलग अलग होता है, शॉप के लिए 1.25 और फील्ड के लिए 1.5। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड लोड एनालिसिस। तो हम जानते हैं कि IS 875 डील करता है हर एक प्रकार की लोडिंग से। पार्ट 1 है हमारा डेड लोड के लिए, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कौन सा पार्ट क्या डील करता है। पार्ट 1 है 875 का, अभी लेटेस्ट कोड इसका है 2015 का कोड आया है, सबसे लेटेस्ट कोड है 2015, इससे पहले था 1987 का। इसमें कुछ चीज़ें नए इंट्रोड्यूस किया गया, इसलिए आप इस कोड को प्रेफर कीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि अब इसके देखिए पार्ट 1 जो है इसका वो है डेड लोड, पार्ट 2 है इसका लाइव लोड, पार्ट 3 है इसका विंड लोड, पार्ट 4 है इसका स्नो लोड और पार्ट 5 है लोड कॉम्बिनेशन IS 875 का। ठीक है, तो 5 पार्ट है, पांचों पार्ट अलग अलग चीज़ के लिए है। तो कह रहा है कि विंड लोड एनालिसिस के लिए कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, फॉर अ गिवन बेसिक विंड स्पीड द वैल्यू ऑफ रिस्क फैक्टर, मैं आपको सबसे पहले इक्वेशन बताता हूँ कि जो इस कोड में गिवन है विंड लोड को कैलकुलेट करने के लिए। तो डिजाइन विंड प्रेशर, मैं आपको क्लॉज नंबर भी बता देता हूँ, क्लॉज नंबर है 6.3। तो डिजाइन विंड स्पीड VZ के लिए जो फॉर्मूला है वो है बेसिक विंड स्पीड मल्टीप्लाई बाई K1, K2, K3 एंड K4। ये K4 2015 वाले पार्ट रिवीजन में इंक्लूड किया गया था, इससे पहले K3 तक ही था। K1 को क्या कहते हैं, हर एक का नाम आप याद रखिए। K1 को कहते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर रिस्क फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर रिस्क फैक्टर। K2 इज कॉल्ड टेरन रफनेस एंड हाइट फैक्टर, K3 इज कॉल्ड टोपोग्राफिकल फैक्टर एंड K4 इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस फैक्टर। ये नया इंट्रोड्यूस किया गया 2015 में। ठीक है, इससे पहले वाले कोड में K4 नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, K4 इंपॉर्टेंस फैक्टर, K3 आपका विंड फैक्टर, दैट मीन्स जब भी हम विंड की कंसीडर करेंगे, टोपोग्राफी का कंसीडर करेंगे, उसमें K3 आएगा। K2 क्या होगा, स्ट्रक्चर की हाइट रफनेस, इस पर डिपेंड करेगा। और K1 हमेशा प्रोबेबिलिटी या फिर रिस्क फैक्टर, कितने साल के लिए हम स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है K1। तो हर एक के लिए देखिए वैल्यू क्या कह रहा है कि फॉर अ गिवन बेसिक विंड K1 की वैल्यू डिक्रीजेस इफ मीन प्रोबेबिलिटी डिजाइन लैब स्ट्रक्चर इंक्रीज। नहीं, गलत है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम स्ट्रक्चर को 25 की वजह 50 साल के लिए डिजाइन करेंगे तो K1 की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। वैल्यू ऑफ K2 डिक्रीजेस इफ द कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चर चेंजेस फ्रॉम कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 4, ये सही है। आप टेबल एक बार देखिएगा, आपको सब आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये आपको सिर्फ रटना पड़ेगा। अब एक बार टेबल देखिए। तीसरा है K3 के लिए, कह रहा है K3 की वैल्यू कोड में गिवन है, क्लियरली गिवन है कि अप टू 3 डिग्री इतना मेजर डिफरेंस नहीं आता, इसलिए K3 की वैल्यू 1 रहता है। अप टू 3 डिग्री स्लोप, मतलब ग्राउंड का 3 डिग्री तक स्लोप है तो 1 लेंगे। और इसकी 3 डिग्री के बाद इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक बढ़ सकती है, 1 से लेके 1.36 तक। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए, K3 की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1.36 और 3 डिग्री से कम होगा तो सभी के लिए 1 रहेगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 1.36। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑफ द फॉलोइंग 4 सेक्शन विच सेक्शन हैज द मैक्सिमम प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस हम जानते हैं, जेडपी का फॉर्मूला क्या होता है, जेडपी प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक एनालिसिस में यूज करते हैं। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, A/2 इंटू Y1 बार प्लस Y2 बार। दैट मीन्स क्या हुआ, अगर कोई रेक्टेंगल सेक्शन है तो अगर ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है तो ये ऊपर का A1 है और ये A2 है, तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस मीन्स इक्वल एरिया एक्सिस, इसको बोलते हैं इक्वल एरिया एक्सिस। इसके ऊपर जितना एरिया है उतना ही नीचे भी एरिया रहेगा, A1 A2 दोनों बराबर होंगे, इसको बोलते हैं इक्वल एरिया एक्सिस, और यही है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस अलग होता है और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस अलग होता है। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस किसको बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस ये कहाँ से डिवाइड करेगा, जो देखिए इलास्टिक में न्यूट्रल एक्सिस का डेफिनेशन अलग है। न्यूट्रल एक्सिस का डेफिनेशन इलास्टिक एनालिसिस में क्या है कि जहां से जिस एक्सिस पे स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू 0 हो जाए उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। और प्लास्टिक में डेफिनेशन अलग न्यूट्रल एक्सिस का, न्यूट्रल एक्सिस मींस इक्वल एरिया एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस विल डिवाइड द एरिया ऑफ द सेक्शन इनटू 2 पार्ट्स, इसलिए दोनों डेफिनेशन अलग है। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस में देखिए जिसका वेट ज्यादा होगा वही ज्यादा होगा, जिसका वेट ज्यादा होगा उसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा। तो देखिए सभी 250 डेप्थ के ही हैं, लेकिन ये हाई बीम है, इंडियन स्टैंडर्ड हाई बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मिडिल बीम ये लो वेट का होगा, हाई बीम सबसे हाईएस्ट वेट का होगा। इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम इसकी वेट से ज़्यादा होगी बट डेप्थ इतना ही है। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा किसका होगा, जो हाई बीम का है, क्योंकि इसकी वेट ज़्यादा है। इन एन एसेंट्रिक कनेक्शन व्हेन द एक्सिस ऑफ द लोड इज लाइंग इन प्लेन ऑफ द बोल्टेड जॉइंट। क्वेश्चन देखिए एसेंट्रिक कनेक्शन है और कह रहा है कि अगर एक्सिस ऑफ लोड जो है वो प्लेन ऑफ बोल्टेड जॉइंट के बीच में लाई कर रहा है तो कौन सा हमारे बोल्ट पे लोड एक्ट करेगा।
ओनली शियर स्ट्रेस। अगर लोड पे जो प्लेन पे एक्ट नहीं कर रहा है तब क्या आएगा, तब आपको वो भी देखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि अगर लोड पे एक्ट नहीं कर रहा है मान लो, तब क्या क्या एक्ट करेंगे। तो उस केस में आप याद रखिए, उस केस में तीनों ही चीज एक्ट करेगा, एक्सेल लोड, मतलब टेंशन और कंप्रेशन। देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये मान लीजिए बोल्ट, ये बोल्ट है, अगर जो बोल्ट है प्लेन ऑफ बोल्टेड जॉइंट, मान लीजिए ये हमने ऐसे यहाँ पे, ये इसका प्लेन, अगर इसके प्लेन में ही एक्ट कर रहा है तब तो इस पे सिर्फ और सिर्फ शियर फोर्स एक्ट करेगा। लेकिन अगर इसके इस प्लेन में नहीं है, किसी और प्लेन में है जो कि इसके पीछे से लग रहा है या साइड से लग रहा है, उस केस में क्या होगा, इसमें बेंडिंग भी जनरेट होगा, और उस बेंडिंग की वजह से क्या क्या जनरेट होगा, टेंशन जनरेट होगा, कंप्रेशन जनरेट होगा। तो टेंशन और शियर तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए अगर प्लेन में नहीं है तो टेंशन, कंप्रेशन, दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट भी कह सकते हो आप उसको, बेंडिंग मोमेंट प्लस बियरिंग प्लस शियर तीनों जनरेट होंगे। और अगर प्लेन में है तो सिर्फ और सिर्फ शियर फोर्स जनरेट होगा। तो दोनों ही केस के लिए आपको जानना जरूरी है कि किस केस में क्या होगा। आगे चलते हैं। ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कनेक्शन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आया है। अगर कनेक्शन फ्लेक्सिबल है तो कौन सा एडिशनल फोर्स जनरेट होता है, इसे कहते हैं प्राइंग फोर्स। शियर लेग इफेक्ट मैंने बता दिया। शियर लेग इफेक्ट कब होता है, कि जब एक लेग कनेक्टेड है मेंबर का और दूसरा लेग फ्री है, आउटस्टैंडिंग लेग फ्री है, तो इस केस में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता, जिस इफेक्ट को कहते हैं हम शियर लेग इफेक्ट। Which of the following failure of the bolted joint can be avoided by providing sufficient edge distance? देखिए बहुत सारे टाइप के फेलियर होते हैं, उसमें से एक है अगर एज डिस्टेंस, मतलब एज डिस्टेंस मीन्स ये हमारा प्लेट है और अगर हमने बोल्ट जो लगाया है एंड बोल्ट, वो अगर हमने सफिशिएंट एज डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया है, कितना 2.5 1.7 1.7 और 1.5 हैंड फ्लेम के लिए और मशीन फ्लेम कट के लिए डी एच, ये फॉर्मूला होता है। अगर इतना हमने एज डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया और इससे कम में रख दिया है, ये मिनिमम डिस्टेंस है एज की मिनिमम डिस्टेंस है, तो क्या होगा, ये सीयर फेलियर ऑफ प्लेट हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से फट के बाहर निकल जाएगा और प्लेट आपका आगे चला जाएगा, क्योंकि ये एज डिस्टेंस सफिशिएंट, जितना लोड इसको ट्रांसफर करने के लिए चाहिए एरिया, सराउंडिंग एरिया, उतना एरिया इसको अवेलेबल नहीं मिलेगा, तो ये यहाँ से प्लेट फट के बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड shear failure of plate। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड इन इलास्टिक एंड प्लास्टिक? दो मेथड होते हैं, इलास्टिक मेथड और प्लास्टिक मेथड। और प्लास्टिक मेथड हम जानते हैं किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ स्टील के लिए एप्लीकेबल है। तो प्लास्टिक एनालिसिस में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखिए इसमें दो मेथड होते हैं, स्टैटिक मेथड होता है, स्टैटिक मेथड, और एक होता है डायनामिक मेथड। डायनामिक स्टैटिक मेथड को और हम क्या कहते हैं, लोअर बाउंड थ्योरम, लोअर बाउंड थ्योरम। और डायनामिक को क्या कहते हैं, अपर बाउंड थ्योरम। तो लोअर बाउंड थ्योरम के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला इक्विलिब्रियम, तो दोनों ही कंडीशन में सेटिस्फाई होनी चाहिए, चाहे वो डायनामिक अपर बाउंड हो चाहे लोअर बाउंड हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों में ही अटेन होनी चाहिए। बट स्टैटिक में दूसरा कंडीशन क्या है, यील्ड कंडीशन है। याद रखिए, स्टैटिक में दूसरा कंडीशन यील्ड होता है और डायनामिक में दूसरा कंडीशन कॉम्पेटिबिलिटी होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको रट जाइए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, बट आप क्वेश्चन रट के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप याद रखिए कि वैल्यू कोलैप्स लोड की वैल्यू निकालने के लिए दो मेथड है, अपर बाउंड थ्योरम एंड लोअर बाउंड थ्योरम। अपर बाउंड थ्योरम को डायनामिक मेथड भी कहते हैं और स्टैटिक मेथड कहते हैं लोअर बाउंड थ्योरम को। लोअर बाउंड थ्योरम के लिए दो कंडीशन स्ट्रक्चर के अंदर अचीव होना जरूरी है। इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों के लिए कॉमन है, बट लोअर बाउंड थ्योरम के लिए यील्ड कंडीशन भी अचीव होना ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। और दूसरा डायनामिक के लिए इक्विलिब्रियम प्लस कॉम्पेटिबिलिटी। अगर तीनों ही इक्वेशन, तीनों ही कंडीशन अचीव हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम प्लस यील्ड प्लस कॉम्पेटिबिलिटी, तो उसे कहते हैं यूनिकनेस थ्योरम। उस कंडीशन में आपको एक फिक्स वैल्यू मिलती है, मतलब एक डिफिनिट वैल्यू मिलती है किसकी, कोलैप्स लोड की। कोलैप्स लोड की एक फिक्स वैल्यू मिलती है, दैट इज कॉल्ड यूनिकनेस थ्योरम। अगर सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो यूनिकनेस थ्योरम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं। इस केस में जो आपको मिलेगा, अपर बाउंड में क्या होगा कि जो एक्चुअल वैल्यू है उससे हमें थोड़ा सा हायर मिलेगा लोड, लोअर बाउंड में क्या होगा, जो एक्चुअल वैल्यू है उससे थोड़ा बिलो मिलेगा, और यूनिकनेस थ्योरम में एग्जैक्ट वही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये तीन थ्योरम है, तीनों के लिए कंडीशन आप याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। एज पर IS 800/2007, देखिए मैक्सिमम जो कोडल प्रोविजन होता है ना, वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोड के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कोड पढ़िए, बात खत्म। IS 456 और IS 800 पढ़ते जाइए, आपको कोडल की वैल्यू हर एक जगह पे मिलेगी। RCC से क्वेश्चन मोस्टली कोड से पूछे जाते हैं, स्टील से मोस्टली क्वेश्चन 800 से पूछे जाते हैं। तो 456 और 800 को आप तो अच्छे से रट जाइए। क्या पूछा है इसमें, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस किसके लिए, स्टील के लिए। तो ये कोड में डायरेक्टली गिवन है
कि 0.60 इंटू FCK होता है। कहाँ पे गिवन है मैं आपको वही बता देता हूँ। ये आपको मिलेगा क्लॉज नंबर 7.4.1, क्लॉज नंबर 7.4.1 में मिलेगा एस 800 2007 के। तो और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। तो सारे प्रकार के जो फेलियर है, अलाउबल बियरिंग प्रेशर है, बियरिंग में, टेंशन में, सीयर में, ये सारी वैल्यूज आपको याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कभी बियरिंग का, कभी सीयर का, कभी टेंशन का, ये घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। इसलिए कि आप जैसे सीयर के लिए 0.45 होता है, याद कर लीजिए, बियरिंग के लिए 0.66 होता है, याद कर लीजिए। तो ये सब वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है। आपको थियरी कंसेप्ट कोई नहीं पूछने वाला, बट ये वैल्यू याद नहीं है तो आप क्वेश्चन गलत कर दो, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज आपको लगेगा कोई ना कोई वैल्यू है ही। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन मानिए गवर्नमेंट जॉब क्लियर करना है आपको, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो ना पर टॉपिक आप कर लो। मैं लिख के देता हूँ, आपको कोई जरूरत नहीं है थियरी में आपको महारत हासिल करने की। आप सिर्फ और सिर्फ पर क्वेश्चन या पर टॉपिक जितने भी क्वेश्चन कर सकते हो करते जाओ, बस करते जाओ। दिक्कत आती है थोड़ा सा थियरी पढ़ो, सिर्फ उस टॉपिक से संबंधित थियरी पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करते जाओ। जब वो दिन आ जाएगा ना कि पर टॉपिक आपको कम से कम 50 क्वेश्चन आपको पते हैं, कम से कम पता है कि भाई इस क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, उस दिन आप मेरे से लिखवा कर ले लो। आप इंडिया के कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो है जो सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित है, आप आराम से क्लियर कर सकोगे। और कोई दूसरा रास्ता आप फॉलो करने की कोशिश मत कीजिए, बहुत लेंदी लेंदी रास्ते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछने वाला है उससे और थियरी में बहुत अंतर होता है। ये वही बात है कि एकेडमिक में हम क्या पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली क्या होता है। इसलिए आप जो मेरा अप्रोच है उसको फॉलो कीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए। आपके पास जब तक पर टॉपिक 100 क्वेश्चन, 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में नहीं होगा ना डेटाबेस आपके अंदर, तब तक आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। 50 से 100 क्वेश्चन का डेटाबेस पर टॉपिक आपके पास है, आपके दिमाग में है, नोटबुक में नहीं। नोटबुक का कोई यूज नहीं है, दिमाग में। इसलिए ट्राई टू रिमेंबर एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो इसके लिए याद करने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। उसका सिंपल तरीका है प्रैक्टिस। चलिए आगे चलते हैं। इक्वल एंगल स्टार सेक्शन, ये स्टार सेक्शन दिया हुआ है। कह रहे हैं कि डिजाइन कंप्रेशन मेंबर को डिजाइन करना है। कह रहे गवर्निंग एक्सिस कौन सा होगा। तो हम जानते हैं कि कंप्रेशन मेंबर के लिए क्या हमारे पास गवर्निंग होता है, लेमडा की वैल्यू। लेमडा की वैल्यू किसके बराबर होता है, 1/r के। और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, I/√a। हम जानते हैं कि I अपॉन इसके बराबर होता है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ज्यादा देगा, कम से कम देगा, तो वही हमें आर भी कम से कम देगा, और उस केस में हमें स्लैंडरनेस रेशियो वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। तो हमें लेमडा मैक्स की तरफ जाना है। ठीक है, बस यही प्रयास करना है। तब देखना है इस केस में हमें कौन सा एक्सिस है जो मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो दे रहा है। तो देखिए हम जानते हैं कि एंगल सेक्शन है। अब ये देखिए, ये एक्सिस अगर हम चूज करते हैं तो हमें क्या देखना है कि मैक्सिमम एरिया कौन से एक्सिस के अबाउट आ रहा है, यू के अबाउट, या ये वी के अबाउट, या वाई के अबाउट, या एक्सेस के अबाउट। आप भी खुद देखिए देखिए कि मैक्सिमम एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन किस एक्सिस के अबाउट आपको लग रहा है ज्यादा। देखिए, ये देखिएगा, अगर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि अगर हम ऐसे रखते हैं तो मैक्सिमम एरिया मतलब जो इसके लाइन से डिस्टेंस तक जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो ज़्यादा है। तो इसमें आपको लॉजिक लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली देख के पता लगा सकते हैं। बस कंसेप्ट पता है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास आपको देखना है कि मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सिस ऑफ कंसिडरेशन से। जितना ज़्यादा दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी उतनी ही रेडियस ऑफ जायरेशन होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ ए स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन इन टर्म्स ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग लेंथ द मिनिमम रेशियो ऑफ थिकनेस टू, देखिए कोई भी जो रोल्ड सेक्शन होता है खास करके उसमें रेशियो मेंटेन होता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लेंथ का रेशियो मेंटेन होता है थिकनेस ऑफ द एलिमेंट इन कंप्रेशन। तो प्रिवेंट क्या करने के लिए, जैसे कि कोई भी रोल्ड सेक्शन हम लेते हैं, आई सेक्शन ले लेते हैं, इसके साइज स्पेसिफाइड ऑलरेडी आते हैं। तो इसमें विड्थ ऑफ फ्लेंज, डेप्थ, थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ये ऑलरेडी मेंटेन्ड होते हैं। मतलब B/TW या D/TW, ये सब मेंटेन्ड होता है रेशियो ऑलरेडी, ताकि लोकल बकलिंग ना हो कि लोड आए तो ये हमारा वेब ऐसे बकल ना हो जाए, लोकल बकलिंग ना हो जाए। ये रोल्ड सेक्शन में मेंटेन्ड होते हैं। और जब हम डिजाइन करते हैं मैनुअली, जैसे कि हम बिल्टअप सेक्शन बनाते हैं, चाहे वो प्लेट गटर के लिए बनाए, चाहे बीम के लिए बनाए, चाहे कॉलम के बनाए, कॉलम के लिए तो नहीं बट बीम और प्लेट गटर के केस में, उस केस में हमें चेक करना पड़ता है D/TW के रेशियो। और हम जानते हैं कि इसको फिर हम बकलिंग क्लास में देखते हैं कि कौन से बकलिंग क्लास में है, और फिर ये कितना कंप्रेशन लोड ले सकता है, जो लोडिंग है उसके लिए कहीं ये बकलिंग में फेलियर तो नहीं हो रहा है। तो इसे कहते हैं लोकल बकलिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लोकल बकलिंग। तो जब भी अगर B/TW की रेशियो मेंटेन नहीं होती है तो क्या होता है, लोकल बकलिंग में फेल हो जाता है, कंप्लीटली
ड्यू टू जो सिलेंडर सेक्शन हमने पढ़ा था ना, सिलेंडर सेक्शन, ये उसी कैटेगरी के अंदर आता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि वो सिलेंडर सेक्शन के कैटेगरी के अंदर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोल है 5 मीटर हाइट है, इसकी हाइट है 5 मीटर। फाउंडेशन इट कैरीज अ वायर एट टॉप, तो ये क्या होगा कैंटिलीवर। आप इसको कहीं भी देखिए कोड में, आईएस कोड में भी आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या होता है 2L के बराबर होता है। आपको इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला एक जरूर याद रखना है, क्योंकि हर एग्जाम में घुमा फिरा के एंड कंडीशन देके आपसे इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू पूछ ही लेते हैं। कभी फिक्स दिया होगा, कभी ऊपर दिया होगा कि हिंज है, कभी ऊपर दिया होगा रोलर है। तो आप इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला सभी कंडीशन के लिए रट लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नई क्वेश्चन आएगा, इसका ये आंसर गलत है, इसका आंसर आएगा 10। ये 4 कब आएगा? 2 होगा। ठीक है, तो अगर कैंटिलीवर है, इलेक्ट्रिक पोल है, तो हमेशा इफेक्टिव लेंथ 2L होता है, इसका डिफ्लेक्शन ऐसे होता है, तो ये इसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी। इफेक्टिव लेंथ ओरिजिनल लेंथ के 2 टाइम्स होता है। दोनों तरफ हिंज हो तो इक्वल होता है, ये सब तो हमने पढ़ा है, बस इसको याद करने की आपको जरूरत है। दोनों तरफ फिक्स है तो हाफ हो जाता है। आगे चलते हैं, चलिए। द अलाउबल शियर स्ट्रेस इन स्टीफन्ड वेव ऑफ माइल्ड स्टील बीम डिक्रीजेस विद। देखिए अलाउबल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको अगेन कोड में गिवन, मैंने कहा ना स्टील में आपको मोस्टली क्वेश्चन, और ये आपको स्टील में मिल जाएगा 8.4.2.2। इस क्लॉज में आपको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, किसका? अलाउबल शियर स्ट्रेस का। ये फॉर्मूला होता है के यू पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाई 12 1 माइनस म्यू स्क्वायर डी बाई टी डब्ल्यू का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको गिवन है अलाउबल शियर स्ट्रेस के लिए, किसमें? स्टीफन्ड वेव में, जब वेव स्टीफनर में स्टीफनर्स लगे होते हैं उस कंडीशन में। तो कह रहा है कि ये डिक्रीज कब होगा, तो आप देखिए इसमें, और ये वैसे भी कोई बता सकता है, मैं आपको छोड़ो ये कंसेप्ट को छोड़ो, आप सिंपली डायग्राम देख के, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है प्लेट कटर या बीम, तो आप तब भी बता सकते हो इसको, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं पूछा है, तब तो आप थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हो। क्या पूछा है? प्लेट कटर का डिजाइन आप सभी ने पढ़ा है, ये मान लेते हैं प्लेट का हमारा साइड व्यू है। तो कह रहे हैं कि अगर हमारा वेव स्टिफनर्स प्रोवाइड किए गए हैं, वर्टिकल स्टिफनर्स कुछ कुछ डिस्टेंस पे हमने प्रोवाइड कर दिया मान लो, तो कह रहा है कि इसका जो अलाउबल स्ट्रेस है वो डिक्रीज कब होगा। जाहिर सी बात है, जब अगर स्टिफनर की लेंथ हम बढ़ा देंगे तो डिक्रीज होगा ही होगा। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है, इंक्रीजिंग द स्पेसिंग ऑफ द स्टिफनर्स। अगर स्टिफनर की स्पेसिंग बढ़ा देंगे तो अलाउबल स्टिफनर का काम क्या होता है? वेव को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि जो लोडिंग है उसकी वजह से हमारा वेव बकलिंग में फेल ना हो या बियरिंग में फेल ना हो। तो एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हम वेव को यूजिंग स्टिफनर्स, वर्टिकल स्टिफनर, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, इंटरमीडिएट स्टिफनर, बियरिंग स्टिफनर, एंड स्टिफनर। स्टिफनर का काम ही है। तो जैसे स्पेसिंग बढ़ जाएगी तो ये पूरा का पूरा एरिया का लोड किसको बियर करना है? ये एज अ कॉलम है, एक तरह से आप देखिए ये कॉलम है, कुछ भी नहीं है, कॉलम है। तो ये अगर कॉलम की स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो बीम पे लोड बढ़ने ही वाला है, सिंपल सी बात है। तो ये वही चीज़ है, आप यहाँ पे वेव को बीम मानिए और स्टिफनेस को कॉलम मानिए। तो अगर स्पेसिंग बढ़ गया तो बीम पे लोड तो बढ़ना ही बढ़ना है। इन अ प्लेट गर्डर ब्रिज द थिकनेस ऑफ द वेव इज लेस देन 2d/200। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आप रट जाइए कि कब कौन सा स्टिफनर प्रोवाइड करता है। मैंने अभी बताया वर्टिकल स्टिफनर भी होता है और हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी होता है। दोनों का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ वेव को सपोर्ट करना। तो कब हम स्टिफनर प्रोवाइड नहीं करते हैं, कब जरूरत नहीं है हमें, कब जरूरत है हमें, और कितनी जरूरत है, वर्टिकल जरूरत है, हॉरिजॉन्टल जरूरत है, इसकी पता कैसे लगती है? डी बाई रेशियो से, डी बाई टी डब्ल्यू के रेशियो से। तो मैं आपको एक बार ये सारा का सारा वैल्यू बता देता हूँ। अगर डी बाई टी डब्ल्यू का रेशियो लेस देन 67 है तो नो स्टिफनर। IS 800 में डिफाइंड है नो स्टिफनर। अगर आपको 67 से लेस वैल्यू मिल रही है डी बाई टी डब्ल्यू की, तो उस कंडीशन में मतलब क्या हुआ इसका कि डेप्थ और थिकनेस ऑफ वेव में रेशियो प्रॉपर मेंटेन किया गया, आपको स्टिफनर की जरूरत नहीं है। और ये भी याद रखिए वेल्ड सेक्शन में जो रोल्ड सेक्शन होता है उसमें ऑलरेडी मेंटेन होता है। ये हम तब चेक करते हैं जब हम बिल्टअप सेक्शन बना रहे हैं, जब खुद का सेक्शन बना रहे हैं। तो अगर डी बाई टी डब्ल्यू की रेशियो 67 से कम है तो स्टिफनर की जरूरत नहीं है। अगर ये रेशियो 85 और 200 के बीच में है तो हमें सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल स्टिफनर की जरूरत है। कौन से स्टिफनर? वर्टिकल स्टिफनर की, ये वाले स्टिफनर्स की जरूरत है, ये वाले स्टिफनर्स की जरूरत है। अच्छा, अगर डी बाई टी का रेशियो अगर 200 से लेके 250 के बीच में है तो वर्टिकल वर्टिकल प्लस 1 हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल की जरूरत है। और वो कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? पहला हॉरिजॉन्टल
0.5 1/5 डिस्टेंस 0.2d 0.2d फ्रॉम टॉप 0.2d फ्रॉम टॉप 1/5 ऑफ द डेप्थ पे प्रोवाइड करते हैं। 1/5 का मतलब हो गया 0.2d फ्रॉम द टॉप, मतलब टॉप से यहाँ से 0.2d जहाँ पे भी आएगा, मतलब टोटल डेप्थ का 0.2 टाइम्स जहाँ भी आएगा वहाँ पे हम पहला हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे। क्या हो गया, अगर 67 से कम है तो नो स्टिफनर, 85 और 200 के बीच में है तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल स्टिफनर, 200 और 250 के बीच में है तो वर्टिकल तो प्रोवाइड होगा ही होगा, प्लस एक हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड होगा। हॉरिजॉन्टल कहाँ पे होगा, जिसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कई बार, इसलिए मैंने बताया आपको। पहला जो प्रोवाइड करेंगे हम 0.2d फ्रॉम टॉप, या 1/5 ऑफ द डेप्थ फ्रॉम टॉप, ऐसे भी बोल सकते हो आप, या 0.2d बोलो, बात बराबर ही है। और लास्ट कंडीशन है, अगर 250 से 350 के बीच में है, 250 से 350 के बीच में है तो वर्टिकल तो रहेगा ही रहेगा और 2 हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हमने एक तो देख लिया, एक का लोकेशन कहाँ पे होगा 0.2 पे, और दूसरे का लोकेशन कहाँ पे होगा न्यूट्रल एक्सिस पे। पहला 0.2d पे और दूसरा कहाँ पे होगा NA पे, न्यूट्रल एक्सिस पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। यस, तो रेशियो समझ गए। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा। क्वेश्चन में बोला है कि थिकनेस ऑफ वेब इज लेस देन d/200। देखिए, आप इसको ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन को इसने, अगर आपने क्वेश्चन समझने में मिस कर दिया तो आप गलत कर दोगे। क्या बोला इसने कि थिकनेस T इज लेस देन d/200। ठीक है, आप इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 200T इज लेस देन d। नाउ 200 less than d/tw, that means d/tw if it is greater than 200। ये पूछा है, यहाँ पे आपको देखने में लग रहा है कि लेस देन है, बट पूछा क्या है इसने कि अगर d/tw की रेशियो ज्यादा हो जाए 200 तो क्या होगा। देख रहे हैं, मीनिंग बिल्कुल अपोजिट हो गया। अदरवाइज आप क्या सेलेक्ट कर दोगे, आप लेस देन देखोगे 200, तो लेस देन 200 में क्या होता है ओनली वर्टिकल, आप ओनली वर्टिकल पे टिक करके आ जाओगे, बट ये आंसर गलत है। क्या बोला इसने, लेस देन बोला है तो ये कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा ग्रेटर देन में। जब आप इसको d/200 को आप इससे इधर ट्रांसफर करोगे 200T इज ग्रेटर देन लेस देन d, और जब इसको आप नीचे ले जाओगे तो d/tw का रेशियो ग्रेटर देन हो जाएगा 200। और हमने क्या देखा था कि 200 से लेकर 250 के बीच में हो तो वर्टिकल प्लस एक हॉरिजॉन्टल। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा सावधानी से पढ़ना है आपको, क्योंकि स्टेटमेंट चेंज हो जाने से बहुत कुछ चेंज हो जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग forces is used to design the pattern of a built up column। built up column एक होता है एक्सेल लोडेड कॉलम, एक होता है बिल्ट अप कॉलम। बिल्ट अप कॉलम कब यूज करते हैं, जब लोडिंग की वैल्यू ज्यादा होती है। बिल्ट अप कॉलम में दो प्रकार के होते हैं, लेस्ड कॉलम और बैटन्ड कॉलम। आप याद रखिए, लेस्ड कॉलम और बैटन्ड कॉलम में सिर्फ और सिर्फ आपको जो कोड की वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ वही पूछेंगे, आपको डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोड में जाइए, लेस्ड कॉलम की जितने भी स्पेसिफिकेशंस है याद कर लीजिए, बैटन कॉलम की जितने भी स्पेसिफिकेशंस है याद कर लीजिए। 99.99% टाइम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकेशंस ही पूछते हैं कि लेसिंग की विड्थ कितनी होनी चाहिए, थिकनेस कितनी होनी चाहिए, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए, बस कितने फोर्स के लिए डिजाइन होना चाहिए। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन से फोर्स के लिए डिजाइन होता है, तो हम जानते हैं ट्रांसवर्स शियर के लिए डिजाइन होता है। कैसा, ये भी कोड में डायरेक्टली लिखा हुआ, कितना परसेंट 2.5% ऑफ एक्सियल कॉलम लोड, ऑफ कॉलम का लोड। जो भी कॉलम का लोड है उसका 2.5% जो भी आएगा वैल्यू, उतनी वैल्यू ट्रांसवर्स शियर के लिए डिजाइन होगा। क्या, लेसिंग भी और बैटन भी। तो चाहे यहाँ पे बैटन की जगह लेसिंग होता तो भी इतना ही आता, बैटन है तो भी इतना ही आएगा। तो ये वैल्यूज कॉलम और बैटन के लिए आप लोग, लेसिंग और बैटन के लिए सारी स्पेसिफिकेशन रट जाइए, क्योंकि और इसमें कुछ भी डिजाइन करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए आगे चलते हैं। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ अ टेंशन मेंबर। मैंने भी बताया टेंशन मेंबर के लिए हम तीन चीज डिजाइन करते हैं, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ ऑफ एंड रीजन, रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन एंड यील्डिंग ऑफ नेट सेक्शन। याद होगा आप लोगों को, यील्डिंग ऑफ नेट सेक्शन नहीं था, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन होता है, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। और क्रिटिकल सेक्शन में या फिर रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन या फिर नेट सेक्शन, कुछ भी लिखा हो एक ही बात है। ठीक है, नेट सेक्शन भी यहाँ पे लिखा हो सकता है और क्रिटिकल सेक्शन भी लिखा होता है। तो नेट सेक्शन हमेशा रप्चर में फेल होता है FU पे, किस पे FU पे, और यील्डिंग हमेशा ग्रॉस सेक्शन का होता है, किस पे FY पे।
तो ये दोनों चीज याद रखिए आप लोग। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि यील्डिंग हमेशा ग्रॉस पे होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों सही है। तीसरा होता है क्राइटेरिया, ये तीनों में से जिसमें सबसे कम स्ट्रेंथ आएगा वही हमारा डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ बनेगा मेंबर का। आगे चलते हैं। इफ ओनली स्वे मैकेनिज्म इज पॉसिबल, देखिए ये प्लास्टिक एनालिसिस का एक न्यूमेरिकल है। तो देखते हैं, हम जानते हैं कि फ्रेम में दोनों ही मैकेनिज्म पॉसिबल होते हैं, बीम मैकेनिज्म भी और स्वे मैकेनिज्म भी। अगर बीम मैकेनिज्म होगा तो कैसे फेल होगा, ये ऐसे फेल होगा, एक प्लास्टिक हिंज यहाँ, एक प्लास्टिक हिंज यहाँ और एक प्लास्टिक हिंज यहाँ। अगर स्वे मैकेनिज्म है तो स्वे में बीम की तरह नहीं होगा, स्वे में कैसे फेल होगा, ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डेल्टा आएगा डिफ्लेक्शन यहाँ पे, एक प्लास्टिक हिंज यहाँ पे, एक प्लास्टिक हिंज यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसमें बोला है सिर्फ और सिर्फ स्वे मैकेनिज्म अगर हम कंसीडर करते हैं तो प्लास्टिक मूवमेंट की कैपेसिटी कितनी होगी। बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, पहले बीम मैकेनिज्म फाइंड करते हैं, उसमें कोलैप्स लोड की वैल्यू देखते हैं। दूसरा फिर फाइंड करते हैं स्वे मैकेनिज्म में, उसमें हम कोलैप्स लोड की वैल्यू फाइंड करते हैं। और लास्टली कंबाइंड मैकेनिज्म कि बीम और कॉलम दोनों, मतलब बीम और स्वे दोनों, ये सिर्फ स्वे मैकेनिज्म हो गया। और कंबाइंड में कैसा आएगा, ऐसा, ऐसा। तो ये हो गया कंबाइंड मैकेनिज्म। तीनों में ही हम कोलैप्स लोड की वैल्यू फाइंड करते हैं, मिनिमम जिसमें आता है वो वैल्यू हम कोलैप्स लोड के लिए रिपोर्ट करते हैं। बट इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, स्वे मैकेनिज्म के लिए, दैट मीन सिर्फ और सिर्फ इस मैकेनिज्म के लिए कितना आएगा। तो चलिए देखते हैं, ये सिंपल है क्वेश्चन, इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए कहाँ कहाँ पे, मान लीजिए एक थीटा यहाँ पे जनरेट होगा, इसको हम थीटा 1 मान लेते हैं, इसको हम थीटा 2 मान लेते हैं। देखिए एक एमपी का वर्क यहाँ पे होगा, फिक्स सपोर्ट है, एक एमपी का वर्क यहाँ पे होगा, एक एमपी का वर्क यहाँ पे और एक एमपी का वर्क यहाँ पे। तो 4 एमपी का वर्क डन हुआ, ये डिफ्लेक्शन आया डेल्टा, सेम डिफ्लेक्शन यहाँ भी आएगा डेल्टा। बस इसको इक्वेट कर दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों थीटा में रिलेशन निकाल लेंगे। तो देखिए इसकी लेंथ गिवन है 3 मीटर, इसकी लेंथ गिवन है 6 मीटर। थीटा इजिकल टू एल अपॉन आर से आप रिलेशन निकाल सकते हो। तो देखिए 3 थीटा 1 इज इक्वल टू 6 थीटा 2, ये 6 है, थीटा 2 है। तो यहाँ से अपने को थीटा 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 में रिलेशन निकल गया। अब क्या करना है, एक्सटर्नल वर्क डन और इंटरनल वर्क डन को इक्वेट कर देना एक साथ। यही है पूरी प्रोसेस। आप कोई भी प्लास्टिक एनालिसिस से क्वेश्चन करेंगे तो पहला प्रोसेस, अगर यहाँ पे दोनों सेम होता हाइट तो हमें ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो एक वैल्यू मिलता सीधा। क्योंकि यहाँ पे हाइट अलग अलग है इसलिए हमने दोनों थीटा के बीच में रिलेशन निकाला है। अब देखिए एक्सटर्नल वर्क डन और इंटरनल वर्क डन, तो दोनों को बराबर कर देना। एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा, तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 40 दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ स्वे मैकेनिज्म कंसीडर करना है, सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे इस लोडिंग को। स्वे में सिर्फ ये वाला लोड काम आएगा। तो फोर्स इंटू डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, डेल्टा इजिकल टू 3 थीटा। चलिए 3 थीटा हो गया, ये डिफ्लेक्शन जो यहाँ से आएगा ये हमारा डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन ये आ गया हमारा 120 थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल वर्क डन। इंटरनल वर्क डन, मोमेंट इंटू रोटेशन, इंटरनल वर्क डन मोमेंट इंटू रोटेशन। तो मोमेंट के लिए सभी की वैल्यू ऐड कर दीजिए, हमने देखा था कितना है यहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंग, एमपी थीटा 1, एमपी थीटा 1, एमपी थीटा 2, एमपी थीटा 2। तो आप देखिए यहाँ पे थीटा के दो वैल्यू है, थीटा 1 के दो वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे थीटा 1 के रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे थीटा 2 का होगा। तो 2 एमपी थीटा 1 और 2 एमपी थीटा 2, थीटा 2 यहाँ पे और यहाँ पे थीटा 2 वर्क डन होगा, और यहाँ पे थीटा 1 वर्क डन होगा। तो कन्वर्ट कर दीजिए, थीटा 1 की जगह 2 थीटा 2 डाल देंगे यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 4 एमपी थीटा 2 प्लस 2 एमपी थीटा 2, 4 प्लस 2 6 एमपी थीटा 2। अब इन दोनों को हमें इक्वेट कर देना है, तो यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। तो देखिए तो ये हो गया 6 एमपी थीटा 2। अब देखिए यहाँ पे हम थीटा 1 के रेस्पेक्ट में इसको भी थीटा 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 240 थीटा 2। ठीक है, चलिए अब इसको हम इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एम पी इज इक्वल टू 40। ठीक है, 40 किलो न्यूटन। इसको कट करेंगे
40 हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप किसी को भी कोई भी फॉर्म क्वेश्चन है कोलैप्स लोड का, तो आप इसी तरीके से इक्वेट करेंगे। पहले वर्क डन देखिए कहाँ पे एमपी हो रहा है, अगर 2 एमपी दिया हुआ है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 2, तो आप उसको 2 से कन्वर्ट कर दें। थीटा देखिए कहाँ कहाँ पे बनेगा। इस तरह से आप कोलैप्स लोड को फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेक्शन के लिए। अगर आपको, क्योंकि इसमें हम याद नहीं कर सकते, इसको आपको फाइंड ही करना पड़ेगा। 2-4 नंबर की प्रैक्टिस करें, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस। हम जानते हैं कि ये कोड में सिंपली लिखा हुआ है, टाउ बी डी की वैल्यू कोड में गिवन है। और क्या गिवन है, किसके लिए गिवन है, प्लेन बार के लिए गिवन है। बार प्लेन बार के लिए गिवन है। अगर उसमें ये भी लिखा हुआ है, अगर डिफाउंड बार है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 60% वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा लिखा हुआ है कि अगर कंप्रेशन में यूज कर रहे हैं तो अगेन 25% इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दो टर्म्स याद रखिए। इसमें क्या बोला है कि डिफाउंड बार के लिए क्या होगा, 60% इंक्रीज हो जाएगी। 25% कब इंक्रीज होगा, कंप्रेशन में। तो डिफाउंड बार अगर कंप्रेशन में है तो 60 + 25 1.6 × 1.25 बढ़ जाएगा। अगर सिर्फ डिफाउंड बार टेंशन में यूज हो रहा है तो जो भी टाउ बी डी की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई बाय 1.6। द कवर टू लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार इन बीम्स रिलेटेड टू सी स्प्रे। अब देखिए ये क्या है, एक्सपोजर कंडीशन है। सी स्प्रे किस में आता है, अब देखिए इसमें आपको टेबल नंबर 16 में गिवन है कवर की वैल्यू। एस 456 के टेबल नंबर 16 में गिवन है कौन से केस में कितना कवर प्रोवाइड करना है वो। और टेबल नंबर 3 में गिवन है एक्सपोजर कंडीशन। तो सी स्प्रे किसके अंदर आता है, सी स्प्रे आता है वेरी सीवियर कंडीशन। 5 एक्सपोजर कंडीशन होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। तो सी स्प्रे किसके अंदर आता है, वेरी सीवियर के अंदर। तो वेरी सीवियर में क्या गिवन है, वेरी सीवियर के लिए गिवन है 50 mm, तो भी 50 mm होनी चाहिए। और एक्सट्रीम के लिए 75 mm, एक्सट्रीम के लिए 75 mm गिवन है। और वेरी सीवियर के लिए 50 mm गिवन है कि मिनिमम आपको 50 mm तो रखना ही रखना है। तो इसमें मिनिमम 50 mm की वैल्यू यहाँ पे कुछ है ही नहीं 50 mm, तो 50 mm का जस्ट बाद कौन सा है, 70 mm। ठीक है, तो ये आपको 70 mm यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। बट एक्चुअल वैल्यू जो कोड में गिवन है वेरी सीवियर के लिए वो है 50 mm, और सीवियर के लिए गिवन है, एक्सट्रीम के लिए गिवन है 75 mm। आगे चलते हैं, साइड फेस रेनफोर्समेंट। अगेन ये टोटल डायरेक्ट वैल्यू, मैंने क्या कहा आपको आरसीसी में सीधा कोड की वैल्यूज याद करनी है। साइड फेस रेनफोर्समेंट कब प्रोवाइड करेंगे, अगर बीम की डेप्थ कितने से ज्यादा हो जाए तो कह रहे हैं अगर बीम की डेप्थ 750 mm से ज्यादा हो जाए तो हम साइड फेस रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करेंगे। बाय डिफॉल्ट हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, बॉटम में। सिंगल रेनफोर्स है तो डबली में हम ऊपर भी प्रोवाइड करते हैं। और कह रहे हैं कि अगर बीम की डेप्थ 750 mm से ज़्यादा हो जाए तो हम साइड फेस रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करेंगे। कितना, 0.1% ऑफ द वेव एरिया। और ये कोड कौन सा क्लॉज कहता है, 26.5.1.3 26.5.1.3 एज 456 का क्लॉज कहता है कि आपको ये प्रोवाइड करना है। तो 750 mm डायरेक्ट वैल्यू है, इसमें कुछ भी आपको याद करने की या नया करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आरसीसी और स्टील में आप सिर्फ और सिर्फ कोड को रटिए, कोड की वैल्यूज को रटिए, और वो भी समझ के कौन सा पूछा जाता है। सभी वैल्यूज रटने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट इन अ बीम इज प्रोवाइडेड इन फॉर्म्स ऑफ स्टीरअप्स टू रेसिस्ट प्रिंसिपल टेंशन। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट किसके लिए होता है, मिनिमम होता है प्रिंसिपल टेंशन। प्रिंसिपल टेंशन किसको बोलते हैं, ये हमारा बीम है मान लीजिए, इसको बोलते हैं ये दो डायरेक्शन में आपको शियर देखने को मिलता है। हम जानते हैं कि शियर की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री पे। और ये होता है टेंशन का डायरेक्शन, ये होता है प्रिंसिपल टेंशन, और ये होता है प्रिंसिपल कंप्रेशन या डायगोनल कंप्रेशन। इसमें हम डायगोनल कंप्रेशन कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं डायगोनल टेंशन की डायरेक्शन। इसीलिए डायगोनल टेंशन में 45 डिग्री पे हमारा हमेशा क्रैक डेवलप होता है। 45 डिग्री क्रैक, शियर क्रैक जो सपोर्ट पे अपने को देखने को मिलता है। और इसीलिए हम बेंटअप बार को ऐसे प्रोवाइड करते हैं ताकि वो क्रैक के जस्ट क्रॉस करे, क्रॉस द क्रैक जाए तभी वो क्रैक रुकेगा। तो ये डायगोनल टेंशन का डायरेक्शन है। मिनिमम शियर एनफोर्समेंट किसके लिए होता है, ये शियर क्रैक्स को रोकने के लिए, खास करके सपोर्ट पे। तो स्टीरअप्स का काम क्या है, मिनिमम स्टीरअप्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, शियर क्रैक डेवलप ना हो 45 डिग्री पे सपोर्ट्स। और एक और क्वेश्चन बार पूछा जाता है कि टाउसी मैक्स की वैल्यू कोड में क्यों गिवन है, मतलब मैक्सिमम टेंशन शियर एनफोर्समेंट हम क्यों लिमिट है, मैक्सिमम एनफोर्समेंट क्यों है, ये मिनिमम की वैल्यू हो गई, मिनिमम की बात हो गई। और टाउसी मैक्स की वैल्यू क्यों है कि अगर किसी बीम की मुझे शियर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो शियर स्टेप्स की भी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा हम शियर स्टेप्स से नहीं बढ़ा सकते, दैट इज कॉल्ड टाउसी मैक्स। तो वो होता है अगर हम उससे ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो हमारा बीम डायगोनल कंप्रेशन में फेल हो जाएगा, कंप्रेशन फेलियर हो जाएगा यहाँ पे। तो आप वो भी याद रखिए कि टाउसी मैक्स की लिमिट कोड में क्यों है,
टू अवॉइड डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, टाउ सी मैक्स की लिमिट है डायगोनल कंप्रेशन फेलियर को रोकने के लिए। और ये भी क्वेश्चन आता है कि मिनिमम मेन स्टील क्यों होता है। स्टीलप्स का तो समझ में आ गया। सेकेंडरी स्टील किसके लिए होता है? डायगोनल टेंशन को रोकने के लिए। और एएसटी मिनिमम किस क्यों होता है? ये होता है डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए, मतलब ब्रिटल फेलियर को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड ब्रिटल फेलियर। अगर हम मिनिमम से भी कम प्रोवाइड करेंगे तो ब्रिटल फेलियर हो जाएगा। मिनिमम हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि डिफ्लेक्शन जितना है वो लिमिट में रहे, जो डिफ्लेक्शन की लिमिट है वो लिमिट में रहे, और ब्रिटल फेलियर ना हो, टैक्टाइल फेलियर हो। इसलिए हम एएसटी मिनिमम प्रोवाइड करते हैं। और स्पेसिंग मिनिमम क्यों प्रोवाइड करते हैं? दो स्टील के बीच के मिनिमम स्पेसिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्रैक को कंट्रोल करने के लिए, क्रैकिंग कंट्रोल के लिए। तो ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से पूछे जाते हैं आपसे। मिनिमम स्पेसिंग किस लिए होता है? क्रैक कंट्रोल के लिए। मिनिमम एएसटी किसके लिए होता है? डिफ्लेक्शन या ब्रिटल फेलियर को अवॉइड करने के लिए। मिनिमम स्टीरअप्स की वैल्यू क्यों होती है? प्रिंसिपल टेंशन को अवॉइड करने के लिए। टाउ सी मैक्स की वैल्यू क्यों लिमिट दी हुई है? डायगोनल कंप्रेशन फेलियर को रोकने के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टी बीम। टी बीम मतलब फ्लेंज बीम की बात कर रहे हैं। फ्लेंज बीम के अंदर दोनों आता है, एल बीम और टी बीम। और ये कब होता है? अगर मान लीजिए ये हमारा बीम है, इसके ऊपर ऐसे स्लैब गया होता है। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं? टी बीम किसको बोलते हैं कि अगर स्लैब को हम एज अ मेंबर ऑफ बीम ही माने, मतलब ये क्योंकि अटैच्ड है तो ये कंप्रेशन जोन के अंदर आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा बीम की तरह बिहेव करता है, स्लैब का पोर्शन भी और बीम का पोर्शन भी। और ये कंप्रेशन जोन के अंदर आ जाता है। कंक्रीट तो कंप्रेशन में ओके है, तो ये पूरा का पूरा बीम की तरह बिहेव करता है। इसको बोलते हैं हम फ्लेंज बीम। अब इसके दो कंडीशन होते हैं कि अगर न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू इसके अंदर ही है तब तो कोई दिक्कत नहीं, विड्थ ऑफ फ्लेंज ही हमारा विड्थ ऑफ बीम हो जाएगा। भले ही हमारा विड्थ ऑफ बीम एक्चुअल में इतना है, मान लीजिए 100 mm है, लेकिन अगर विड्थ ऑफ इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज निकालने का फॉर्मूला गिवन है, लेकिन विड्थ ऑफ फ्लेंज मान लीजिए 500 है, तो 100 का होते हुए भी हमारा बीम 500 mm का बन गया। तो स्ट्रेंथ कितने ज़्यादा बढ़ गई? 5 टाइम्स से बढ़ गई बिना किसी एडिशनल एफर्ट के। तो इसलिए इसको हम ऐसे डिजाइन करते हैं। तो अगर विद इन फ्लेंज हो तो हम इसको रेक्टेंगुलर बीम की तरह डिजाइन करते हैं, रेक्टेंगुलर बीम की तरह डिजाइन करते हैं। ठीक है, वही पूछा है इसमें। और अगर वेब में आ जाए तो उसके लिए दो कंडीशन है। दोनों कंडीशन हमें चेक करना पड़ता है कि डी एफ बाई डी का रेशियो क्या, अगर 2 से कम है तो उसके लिए अलग कंडीशन है। डी एफ बाई डी का रेशियो अगर 0.2 से ज़्यादा है तो उसके लिए अलग कंडीशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल लाइक बैम्बूज ड्यूरिंग अर्थक्वेक। बैम्बूज का क्या फायदा? बैम्बू मतलब बांस जो होता है उसका क्या फायदा होता है अर्थक्वेक के टाइम? हम जानते हैं बैम्बू का स्पेसिफिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। स्पेसिफिक स्ट्रेंथ मीन्स स्ट्रेंथ अपॉन डेंसिटी, ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये लाइट स्ट्रक्चर होता है और बहुत ही लचीला होता है, डक्टाइल होता है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है? इट विल रिजल्ट इन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, राइट? नीड्स हाउएवर नीड्स टू बी डिजाइंड स्टिफ इनफ टू रेसिस्ट अर्थक्वेक फोर्सेस। इसको हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि इतना स्टिफ हो कि स्ट्रक्चर गिर ना पाए, गिर ना जाए, बस इतना होने, क्योंकि फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होता है तो गिर भी सकता है। सिंस इट हैज़ अ गुड स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस इज बेटर, क्योंकि स्पेसिफिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई वेट बहुत अच्छा है इसका, इसलिए ये अर्थक्वेक के लिए अच्छा काम में आता है। बीइंग लाइट इन मटेरियल, लाइट इन वेट, इट विल एक्सपीरियंस लेसर अर्थक्वेक फोर्स। जो जितना लाइट होगा, क्योंकि मास, लंप्ड मास जो होता है उस पर डिपेंड करता है अर्थक्वेक कितना ट्रांसफर होगा उस पर, तो इसका लंप्ड मास कम हो जाता है क्योंकि ये लाइट है, इसलिए अर्थक्वेक के लिए बेटर मटेरियल माना जाता है। तीनों स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं। इन अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीजेस। हम जानते हैं कि ये हमारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, बीम है मान लेते हैं। एएसटी, ये हमारा स्टील है, ये हमारा कंक्रीट का कंप्रेशन जोन है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। तो न्यूट्रल एक्सिस किस पे डिपेंड करता है? दोनों चीज पे, एरिया ऑफ कंक्रीट और नीचे एरिया ऑफ स्टील पे। हम जानते हैं 0.36 इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू और 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। देखिए ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों को कट कर दीजिए तो क्या बच गया यहाँ पे? एक्स यू की डेप्थ और ए एस टी की डेप्थ। ये डायरेक्टली किसके है? प्रोपोर्शनल है ए एस टी के। मतलब एक्स यू की डेप्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ए एस टी के। ए एस टी का अमाउंट बढ़ेगा तो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ बढ़ती जाएगी। अगर ए एस टी बढ़ा देंगे तो न्यूट्रल एक्सिस और नीचे शिफ्ट हो जाएगा और नीचे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से शिफ्ट होता जाएगा। और ए एस टी का अमाउंट घटाते जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाता जाएगा। तो क्या बोला इसमें कि परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज कर रहे हैं तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी इंक्रीज होता जाएगा।
क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं तो उतनी ही स्ट्रेंथ, इक्वल स्ट्रेंथ कंक्रीट को कवर करने के लिए ज़्यादा एरिया चाहिए, इसीलिए नीचे शिफ्ट होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने स्टील बढ़ा दिया, अब इसकी स्ट्रेंथ होगी 500 किलो न्यूटन, तो कंक्रीट को भी अपना एरिया बढ़ाना पड़ेगा उसको बराबरी करने के लिए, सेम स्ट्रेंथ में आने के लिए। तो इस ये नीचे शिफ्ट होगा तभी तो एरिया बढ़ेगा इसका, इसीलिए नीचे शिफ्ट होता है ये। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द परमिसिबल वैल्यू गिवन है टेंसाइल लोड कंप्रेशन की, सिंगल इन्फोर्स्ड बीम है, कह रहा है कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दिया हुआ है 0.3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ, तो कह रहा है परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ स्टील कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो कोई भी कर सकता है। मैं बताता हूँ आपको सिंपल सा फॉर्मूला। देखिए एक्सयू का जो फॉर्मूला होता है, ये हमारे कोड में भी गिवन है, एक्स यू बाई डी 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी डिवाइड बाई 0.36 एफ सी के टू बी इंटू डी। बस आपको सब कुछ गिवन है, एफ वाई की वैल्यू गिवन है 250, एफ सी के की वैल्यू गिवन है 20, एक्स यू मैक्स की ओवर डी की वैल्यू गिवन कितना 0.3, इसको इक्वेट कर दीजिए। 0.3 इजिकल टू 0.87 इंटू एफ वाई आपको गिवन है 250 इंटू ए एस टी आपके लिए अननोन है, 0.36 इंटू एफ सी के 20 गिवन है, और बी इंटू डी इसको अननोन छोड़ दीजिए आप यहाँ पे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए एस टी बाई बी डी की वैल्यू मिलेगा, बी डी अननोन है तो इसको छोड़ दो, और ए एस टी बाई बी डी इंटू 100 क्या होता है, पी टी के बराबर होता है। जब आप करोगे तो ये मिलेगा 0.99 के आसपास। बस यही ऑप्शन इसके नियरेस्ट है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन। ये देखिए इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ये आपके एस 456 के एनेक्स्चर सी में गिवन है, क्लियरली गिवन है, वहां पे फॉर्मूला भी गिवन है, हर एक चीज गिवन है एनेक्स्चर जी में, ठीक है, एनेक्स्चर सी में, सॉरी एनेक्स्चर सी में गिवन है एस 456 के। और शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करते हैं, आई आर को यूज करते हैं। तो इसमें क्या गिवन है उसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, बट आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि किस किस पे डिपेंड करता है। तो ये मोमेंट पे डिपेंड करता है, लीवर आर्म पे डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव डेप्थ पे डिपेंड करता है, विड्थ ऑफ वेव पे डिपेंड करता है, और इफेक्टिव डेप्थ हो गया हमारा इफेक्टिव डेप्थ पे, ठीक है। बस ये इस पे डिपेंड करता है। तो मोमेंट है, मैक्सिमम मोमेंट है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, ब्रेथ है, ये बी है, ठीक है, ब्रेथ ऑफ कंप्रेशन फ्रिंज, ब्रेथ पे भी डिपेंड करता है। अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेंथ का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसलिए इस पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि पूछा है कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रिपिंग टाइम फॉर एनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब। देखिए ये क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, IS 456 के क्लॉज नंबर में बताता हूँ, क्लॉज नंबर 11.3.1 में जाइए और इस वैल्यू को रट जाइए। स्ट्रिपिंग टाइम क्या होता है, जब हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, बीम कॉलम स्लैब, तो पहले तो उसमें फॉर्मवर्क लगाते हैं, फिर कंक्रीट को कास्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ता है उस वैसे हम पहले हम किसको हटाते हैं, फॉर्मवर्क को हटाते हैं, उसके बाद हम स्ट्रिपिंग जो नीचे से सपोर्ट लगाए रहते हैं, स्ट्रिपिंग बाद में हटाते हैं हम, पहले हम सपोर्ट फ्रेम फॉर्मवर्क को हटाते हैं। तो फॉर्मवर्क के लिए अलग टाइम है, स्ट्रिपिंग के लिए भी टाइम अलग अलग है, तो सबके लिए गिवन है टाइम, आपको याद रखना है। तो देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ किस किस के लिए कितना टाइम गिवन है। सबसे पहले वर्टिकल जो होता है, मान लीजिए ये बीम है, तो ये दोनों कहलाएगा वर्टिकल प्रॉप्स। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में चाहे बीम में हो, चाहे वॉल में हो, चाहे कॉलम में हो, इसको हम 16 to 24 आवर्स के बाद हटा सकते हैं। रूल क्या होता है, कब हटाना है, जब हमारा स्ट्रक्चर जितना लोड उसमें आ रहा है उसका डबल स्ट्रेंथ गेन कर ले, उसके बाद हम हटा सकते हैं। तो जनरली वर्टिकल फॉर्मवर्क फ्रॉम बीम कॉलम ऑन वॉल कैन बी रिमूव्ड आफ्टर 16 to 24 आवर्स। दूसरा है सॉफिट फॉर्मवर्क फ्रॉम स्लैब, ये बॉटम का, किसका, स्लैब का, बॉटम का। वर्टिकल तो हमने हटा लिया इतने टाइम में, बॉटम से कितने टाइम हटा सकते हैं, स्लैब से 3 डेज के बाद। किसकी बात कर रहे हैं हम, फॉर्मवर्क की बात कर रहे हैं। स्ट्रिप जो है इसके नीचे जो सपोर्ट लगा रखा है हमने ऐसे, वो तो रहेगा ही रहेगा, हम सिर्फ अभी फॉर्मवर्क की बात कर रहे हैं। फॉर्मवर्क जो वर्टिकल वाला है 16 to 24 आवर्स में, स्लैब के नीचे से 3 डेज में, बीम के नीचे से 7 दिन में, ठीक है। तो ये 3 हो गए किसके लिए, फॉर्मवर्क के लिए। और स्ट्रिपिंग के लिए क्या टाइम हो गया, सपोर्ट हम कब हटा सकते हैं, सपोर्ट के लिए देखिए, सपोर्ट के लिए स्लैब के लिए लिमिट है 4.5 मीटर की। अगर 4.5 मीटर से कम है स्लैब का स्पैन तो 7 दिन में,
अगर 4.5 से ज़्यादा है तो 14 दिन में। क्या हटाना है? स्ट्रिपिंग, जो हमने जैसे प्रॉप्स लगा रखा है, हमने सपोर्ट लगा रखा है, उसकी बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर बीम की बात करिए स्लैब के लिए, बीम के लिए 6 मीटर का क्राइटेरिया है। अगर 6 मीटर से कम है तो 14 डेज में, और अगर 6 मीटर से ज़्यादा है तो 21 डेज के बाद हटाना है किसको? प्रॉप्स को। ये वैल्यू आपको मैंने बताया क्लॉज नंबर 11.3.1 में मिलेगा 456 के। ये वैल्यू आपको रट जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि स्लैब है, 4.5 मीटर से कम है, लेस देन है, और फ्लाई एश को यूज़ किया गया है। तो फ्लाई एश अगर जब भी यूज़ किया जाए 10 दिन मिनिमम तो हमें रखना ही रखना है, क्योंकि फ्लाई एश क्या होता है, बहुत ही धीरे 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 सेट होता है, क्योंकि उसमें लाइम कंटेंट कम होता है। तो अगर हमने सीमेंट को रिप्लेस किया है फ्लाई एश के साथ, तो उसमें लाइम कंटेंट जनरली 10 टू क्लास, अगर सी की बात करें, क्लास सी फ्लाई एश की, उसमें भी 10 से 20% तक ही लाइम होता है। तो काफ़ी धीरे धीरे रिएक्ट करता है, बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम होता है, इवन हायर ही होता है ओपीसी के मुकाबले, इसीलिए इसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो बाई डिफॉल्ट हमने कितना देखा था? 7 डेज, बट इसको हमें रखना है 10 दिन अगर फ्लाई एश है तो। ओपीसी है तो 7 डेज में निकाल देना है, अगर फ्लाई एश है तो 10 डेज। और ओपीसी अगर है तो क्यूरिंग भी हमें 10 डेज ही करनी है, याद रखिएगा, क्यूरिंग टाइम भी इसका कितना है? 10 डेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें क्या पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है? अब देखिए, एक्टिविटी है तो अर्लीस्ट स्टार्ट, कोई भी एक्टिविटी है तो इसके लिए 4 टर्म्स होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। सिमिलरली अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। कोई भी एक्टिविटी जल्दी से जल्दी कितने कब शुरू हो सकता है और लेट से लेट कब शुरू हो सकता है, इसको बोलते हैं अर्लीस्ट, इसको बोलते हैं लेटेस्ट। जल्दी से जल्दी कब फिनिश हो सकता है? अर्लीस्ट फिनिश टाइम। और लेट से लेट कितना फिनिश हो सकता है, उसको बोलते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम। और इनके बीच के जो गैप होता है इसको बोलते हैं स्लैक, पॉल्ट के केस में, फ्लोट बोलते हैं हम सीपीएम के केस में। तो क्या बोला है इनने? अर्लीस्ट स्टार्ट, मतलब इसकी बात कर रहा है, एक्टिविटी इज अर्ली इवेंट टाइम ऑफ द नोड इट लीव्स, इसको बोलते हैं नोड, इसको बोलते हैं टेल नोड, और इसको बोलते हैं हेड नोड, अगर एक्टिविटी इधर से इधर की तरफ जा रहा है तो। ठीक, तो कह रहा है कि जिसको ये छोड़ता है उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज द अर्ली इवेंट टाइम, बिल्कुल सही, कि कोई भी इवेंट जल्दी से जल्दी कब हो सकता है उसको बोलते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। ऑफ एन एक्टिविटी इज द लेट इवेंट टाइम, सबसे लास्ट में हमारा इवेंट कब खत्म हो सकता है वो टाइम होता है नोड इट इंटर्स, ठीक है, ये भी सही है। लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज एन लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन, बिल्कुल, ये माइनस ये करोगे तो एक्टिविटी का टाइम होगा, अगेन ये माइनस ये करेंगे तब भी एक्टिविटी टाइम ही होगा, यहाँ से शुरू करोगे तब भी एक्टिविटी टाइम, यहाँ शुरू करोगे तो ये यहाँ तक का एक्टिविटी टाइम, ये भी सही है। तो इसमें से कोई भी आंसर इनकरेक्ट नहीं है, सारे के सारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एन एक्टिविटी हैज, देखिए 3 पॉइंट में 3 टाइम होते हैं, हम जानते हैं कि पॉइंट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर, तो पॉइंट इज अ इवेंट ओरिएंटेड, और सीपीएम जो होता है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। ये बहुत बार पूछते हैं कि पॉइंट जो है वो इवेंट ओरिएंटेड है या एक्टिविटी ओरिएंटेड है, तो पॉइंट हमेशा इवेंट ओरिएंटेड होता है और सीपीएम हमेशा एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। अब देखिए, पॉइंट में एक्सपेक्टेड टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है? कम से कम सभी रिसोर्स अगर हम यूज करते हैं तो कोई भी एक्टिविटी को कम से कम कितना टाइम में हम खत्म कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक टाइम। पेसिमेटिक टाइम मीन्स सभी चीज अगर वेस्ट हो जाए, सब कुछ डिले हो जाए तो मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है। और एक मोस्ट लाइकली टाइम, कि जब नॉर्मल कंडीशन जो वास्तव में जो रियलिटी में होता है उसमें कितना समय लग सकता है। और इन तीनों टाइम को मिला के हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड टाइम। फॉर्मूला क्या होता है? टी ओ प्लस 4TM प्लस TP डिवाइड बाई 6। इसमें हम मोस्ट प्रोबेबल टाइम को, मोस्ट लाइकली टाइम को हम 4 वेटेज देते हैं, वेट इसका 4 है, बाकी को 1 1 वेट रखते हैं और इसका एवरेज निकालते हैं। तो कुछ नहीं है, इसको 2 प्लस 4 टाइम्स 4 प्लस 9 डिवाइड बाई 6 कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। वेरिएंस पूछा है तो वेरिएंस का भी देख लीजिए फॉर्मूला, ये कई बार पूछते हैं। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? TP माइनस TO डिवाइड बाई 6, बस आपको उसका स्क्वायर कर देना। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है TP पेसिमेटिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6, और इसका जो स्क्वायर होता है उसको वेरिएंस कहते हैं। तो TP कितना गिवन है हमें? 9, ऑप्टिमिस्टिक कितना गिवन है? 2 डिवाइड बाई 6, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा
7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 49 डिवाइड बाई 36। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन पूछता है तो वो भी आप निकाल सकते हो, टिप माइनस टिप। अगर आपसे वेरिएंस पूछा है तो सिग्मा स्क्वायर कर देना आपको, सिग्मा स्क्वायर आगे आपको वेरिएंस बोलते हैं इसको। वेरिएंस का यूज हम एक और जगह पे करते हैं, अगर आपको चेक करना हो क्वालिटी, क्वालिटी चेक में भी काम में आता है। कभी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्वालिटी चेक, जिसका वेरिएंस ज़्यादा होगा उसकी क्वालिटी उतनी ही इंफीरियर होगी, वेरिएंस जितना कम है क्वालिटी उसका उतना ही अच्छा है। फिगर गिवन बिलो पार्टिकुलर प्रोजेक्ट विच कंसिस्ट 4 एक्टिविटी। अब जो कोई एक्टिविटी है 1 to 4 एक्टिविटी दे रखा है नंबर, नॉर्मल टाइम दे रखा है और क्रैश टाइम दे रखा है। कह रहा है कि नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो मिनिमम टाइम के लिए हम क्रैश टाइम यूज करेंगे। क्रैश टाइम मीन्स क्या होता है कि अगर सारी रिसोर्स को अगर आपको दिया जाए तो आप कोई भी काम जल्दी से जल्दी कितने टाइम में खत्म कर सकते हो, अगर आपको सब कुछ फ्रीडम दे दिया जाए, दैट इज कॉल्ड क्रैश टाइम। क्रैश कोर्स जैसे होता है ना हमारे क्लास में कि भाई 1 महीने में 2 महीने में गिट की तैयारी करो, ऐसा कुछ, उसे बोलते हैं क्रैश टाइम। तो मिनिमम टाइम पॉसिबल, मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो हम जाहिर सी बात है कम से कम समय में खत्म करना है तो हम क्रैश टाइम को यूज करेंगे, इस टाइम का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। अब हम देखते हैं कि 1 to 4 पहुंचेंगे कैसे। तो एक रास्ता है 1, 2 and 4 और एक रास्ता है 1, 2, 3 and 4। तो हमें देखना है दोनों में से ज्यादा टाइम किस में लग रहा है। तो 1 से 2 में कितना टाइम लग रहा है, 3 डेज। ठीक है, अब मतलब हमें क्रैश टाइम देखना है तो 2 डेज, तो ये तो 2 डेज ही ले रहा है। 2 to 3 कितना लग रहा है, 2 डेज। 2 to 4 कितना लग रहा है, 4 डेज। 2 to 4 कितना लग रहा है, 4 डेज। और 3 to 4 कितना लग रहा है, 5 डेज। तो देखिए इस रास्ते से अगर हम जाएंगे तो 6 डेज लग रहा है, ऊपर वाले रास्ते से 1 to 4, और इस रास्ते से कितना लग रहा है, 2 + 2 4, 4 + 5 9। तो क्रिटिकल पाथ इसका कौन सा बनेगा, ये वाला लॉन्गेस्ट पाथ, क्योंकि हम 4 पे तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हमारा ये पूरा एक्टिविटी खत्म ना हो जाए। भले ही यहाँ से यहाँ खत्म कर लेंगे बट ये एक्टिविटी तो रह जाएगा। तो फाइनल टाइम क्या गिना जाएगा, लॉन्गेस्ट पाथ, दैट मीन्स क्रिटिकल पाथ। इसका क्रिटिकल पाथ कौन सा बना, ये वाला। तो इसलिए हम 9 डेज को यहाँ पे काउंट करेंगे, ना कि 6 डेज को। ठीक है, वैसे 6 डेज ऑप्शन में भी नहीं है बट क्रिटिकल पाथ में जो पाथ में आए वही आपको काउंट करना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिनिमम डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ सोक पिट शुड बी केप्ट रेस्पेक्टिवली। सोक पिट क्या होता है, पुराने टाइम में हम घर में बनाते थे सैनिटरी वाटर को, जब हमारे पास सीवेज का लाइन अवेलेबल नहीं होता था। तो सोक पिट का काम क्या है कि जो भी सैनिटरी वाटर है या फिर वेस्ट वाटर है उसको वो अर्थ के अंदर सोक के थ्रू, दैट मीन्स सीवेज के थ्रू अंदर पेंट्रेट करता जाएगा। तो जनरली ये आरसीसी का भी होता है प्रीकास्ट, और ब्रिक का भी बनाते हैं हम होल होल बना के। तो ब्रिक का भी होता है, चाहे उसमें भी होता है, उसमें भी होल तो होता ही है, आरसीसी का हो चाहे ब्रिक का हो उसमें होल तो होगा ही, ताकि यहाँ से जो पानी आए ये अर्थ के अंदर चला जाए। और इसके नीचे जनरली हम क्या ब्रिक्स बैट टुकड़े टुकड़े डाल देते हैं, पत्थर के टुकड़े, ब्रिक बैट के टुकड़े, ताकि सीपेज के थ्रू जाए पानी, जो हमारा वेस्ट वाटर है सीपेज के थ्रू जाए। इसका जो मिनिमम डायमेंशन वो याद कर लिए, 3 फीट बाई 5 फीट। 3 फीट इसकी डायमीटर और डेप्थ जनरली 5 फीट। तो ये प्रीकास्ट के लिए हम बनाते भी है तो हम यही साइज रखते हैं, 3 फीट डायमीटर और 5 फीट डेप्थ। नेक्स्ट इज इन बिल्डिंग द फैन। फैन की हाइट पूछ रहा है कितना होना चाहिए मिनिमम घर में। फैन की हाइट फ्लोर से कितना होना चाहिए, 9 फीट। तो ये सब तो डेटा पॉइंट्स है, ये आपको याद करना है। बिल्डिंग वर्क में देखिए आपको ये क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरली कई बार पूछते हैं कितना होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए 8% यूज करते हैं, सैनिटरी के लिए भी 8% यूज करते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जितना भी है उसका 8% सैनिटरी में जाता है, 8% इलेक्ट्रिफिकेशन में जाता है, 8 to 10%, और कंटिजेंसी में जाता है 3 से 5%, और वर्क चार्ज स्टेब्लिशमेंट में जाता है 1.5 से लेकर 2%। तो क्या पूछा है इसमें कि इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन और सैनिटरी 8 + 8 16, और अगर 2% ऑफ कंटिजेंसी अगर ऐड कर दे तो ये होता है 20%। तो यहाँ पे 20% आपको याद रखना है। रेट एनालिसिस अगर कर रहे हैं 100 क्यूबिक मीटर आपको मिक्स्ड मोटार है तो सब टोटल वॉल्यूम ड्राई इंडिग्रेड, इसे बोलते हैं ड्राई फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। मोटार के केस में ड्राई फैक्टर होता है 25%। कितना इंक्रीज करना होता है हमें, 25%। और कंक्रीट के केस में 1.52%। ठीक है, 1.52 टाइम्स। मतलब कितना इंक्रीज करना है हमें, याद रखिए। इसमें 25% मतलब 1.25%, 1.25 टाइम्स मोटार के केस में, और 1.52 टाइम्स इसमें कितना हुआ, 52% हुआ कंक्रीट के केस में। ड्राई फैक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि मोटार पूछा है तो ये हो जाएगा 1.25 टाइम्स, जितना भी दिया हुआ उसको 1.25 टाइम्स। ये अगर कंक्रीट होता तो 100 मल्टीप्लाई बाई 1.52 तो 152 हो जाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये ड्राई फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है,
जब भी हम डिजाइन करते हैं तो वेट का और ड्राई का वॉल्यूम में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं ड्राई फैक्टर। हमने ड्राई में कितना लिया है तो वेट कितना बनेगा, इन दोनों का रेशियो। चलिए आगे चलते हैं। फॉर अ मोर्टेज पर्पस मोर्टेज वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी। मोर्टेज क्या होता है कि अभी भी अगर हमें बिल्डिंग या प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन लेना होता है तो उसको बोलते हैं मोर्टेज वैल्यू। तो ये कितना कैलकुलेट होता है, तो ये होता है 1/2 से लेके 2/3 ऑफ द वैल्यूएशन और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी है आपकी करंट, उसकी क्या वैल्यूएशन है या उसकी क्या कैपिटलाइज वैल्यू, उससे क्या इनकम अर्न हो रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ हाफ से लेके 2/3 तक ही मोर्टेज पर्पज के लिए मोर्टेज वैल्यू मिलती है हमें। मतलब मोर्टेज वैल्यू आपको बिल्डिंग का या प्रॉपर्टी का उतना ही मिलेगा, कितना, हाफ से लेके 2/3 तक मैक्सिमम मिल सकता है। सेलेक्ट टाइम मैंने अभी बताया, सेलेक्ट किस में होता है, पर्ट में होता है, पर्ट में। और फ्लोट सीपीएम में, क्रिटिकल पाथ मेथड में। प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, इसका नाम भी कई बार पूछते हैं, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, इसका फुल फॉर्म होता है पर्ट का। तो पर्ट में सेलेक्ट टाइम को यूज करते हैं और फ्लोट यूज करते हैं सीपीएम में। क्या होता है ये, अवेलेबल टाइम और रिक्वायर्ड टाइम। मान लीजिए आप किसी काम को आपको 10 तारीख तक खत्म करना है और आज हो गया 5 तारीख, तो आपके पास 5 दिन है, तो 5 डेज इज अवेलेबल टाइम। और आपका जो एस्टिमेट है वो है 3 डेज का, कि 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो आपके पास सेलेक्ट टाइम कितना हो गया है या फ्लोट टाइम कितना हो गया है, 2 डेज का, कि 2 दिन आपके पास एक्स्ट्रा है, तो इसे बोलते हैं फ्लोट या सेलेक्ट। अगर 5 ही दिन में खत्म होने वाला है तो सेलेक्ट या फ्लोट कितना हो जाएगा, 0। अगर आपका 10 दिन लगने वाला है खत्म होने में और आपके पास 5 दिन ही अवेलेबल है, तो आपके पास सेलेक्ट या फ्लोट कितना है, -5 डेज, बिकॉज यू आर बिहाइंड द शेड्यूल। तो सेलेक्ट या फ्लोट निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आगे चलते हैं, चलिए देखिए साइट ऑर्डर बुक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट ऑर्डर बुक क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जो भी इंस्ट्रक्शन मिलता है उसको नोट डाउन करने के लिए, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एट द साइट। नेक्स्ट है अ मेटल बॉडी फ्लोट्स इंटरफेस। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको सॉल्व करवाता हूँ न्यूमेरिकल। कैसे सॉल्व करना है इसको, कंसेप्ट देखिए। कह रहा है कि यहाँ पे कोई इंटरफेस है, इसके नीचे ऑयल है और इसके ऊपर वाटर है, और एक मेटल है जो कि 35% है वाटर में और 65% इसका ऑयल के अंदर सबमर्ज्ड है। ये हो गया 35% और 0.35 B एंड 0.65 V। टोटल वॉल्यूम का ये 65 ऑयल में है और 35 वाटर में है। तो कह रहा है कि डेंसिटी कितनी है मेटल की, इस मेटल की डेंसिटी कितनी है। बस बायोएनसी आपको इक्वेशन यूज करना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल का दिया हुआ है 0.85, मतलब ये वाटर का, वाटर से भी हल्का है, 0.85 टाइम्स है। और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी जानते हैं कितना होता है, 1। ठीक, तो देखिए इसको क्या करना है आपको, सिंपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड उतना ही बायोएनर्जी जनरेट होगा और वही होगा हमारे वेट मटेरियल का। तो बस इसको इक्वेट करते हैं। चलिए देखिए, रो ए जी इंटू एच, ये किसके बराबर में हो जाएगा, दोनों के अलग अलग के बराबर। देखते हैं, चलिए मैं इसको आपको सेपरेट करके बताता हूँ, आप इजीली समझ पाओगे। देखिए नीचे वाले का अलग से इक्वेट करते हैं, रो 1 जी इंटू V1 वॉल्यूम 1। तो पहले नीचे वाले की इक्वेट करते हैं। रो 1 डेंसिटी कितनी गिवन है हमें, 850.85 डेंसिटी गिवन है। तो 850 इंटू जी इंटू ऑयल का 0.65 V इसके अंदर है। ये हो गया हमारा पहले वाले का रो। नाउ रो 2 इंटू जी इंटू वॉल्यूम 2। तो देखिए इसका तो आ जाएगा 1000, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है। जी को हम जी ही रहने देते हैं और इसके अंदर है 0.3 V। तो इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द मेटल, इसके बराबर होना चाहिए इन दोनों का सम। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 552.5 जी इंटू वी प्लस 350 जी वी। इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो जी से जी कट गया और डेंसिटी हमें फाइंड ही करना है। तो यहाँ अब डेंसिटी हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से डेंसिटी आ जाएगा, वी से वी कॉमन लेके यहाँ कट जाएगा, ये वी से ये वी गया, ये वी गया, जी भी गया कॉमन लेके, तो ये प्लस ये कर देंगे, दोनों आ जाएगा 902.5 kg पर मीटर क्यूब। जो भी हमने यूनिट यहाँ पे लिया है उसी यूनिट में आएगा। बस सिंपल है, इसमें कुछ भी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कह रहा पाइप कैरिंग वाटर टैपर्स फ्रॉम क्रॉस सेक्शन। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और समझने वाला है। बर्नौलीज थ्योरम का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पाइप है जो कि टेपरिंग शेप का है, क्रॉस सेक्शन 0.5 से लेके 0.2 पे चेंज हो रहा है और एलिवेशन का भी डिफरेंस है कितने का, 5 मीटर का। मतलब पाइप कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। चलिए क्या क्या डेटा गिवन है वो देखते हैं। वाटर एंटर्स, इसका एरिया गिवन है 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एरिया गिवन है 0.2 मीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है, यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। और क्या कह रहा है, फ्रिक्शनल लॉस नहीं है। प्रेशर एट बी, देन प्रेशर एट बी, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि पी फाइंड करो और प्रेशर एट ए गिवन है 500, यहाँ पे गिवन है 500 प्रेशर गिवन है। प्रेशर एट बी फाइंड करना है हमें, पी बी फाइंड करना है। और कह रहा है कि इन दोनों का जो हाइट का डिफरेंस है वो है 5 मीटर, ठीक है। डेटम एलिवेशन जो है 5 मीटर का डिफरेंस है। कह रहा है कि आप जी को 10 एज्यूम करो और वेट ऑफ वाटर को 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब एज्यूम करो। देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी की जरूरत है, तो लगा दीजिए कंटिन्यूटी इक्वेशन a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। a1 हमें इतना गिवन है, v1 हमें 2 गिवन है, a2 हमें 0.2 गिवन है, v2 हमें फाइंड करना है। तो v2 आ जाएगा हमारा, v2 आ जाएगा अबाउट 5, v2 मिलेगा हमें 5 मीटर पर सेकेंड। अब v2 फाइंड हो गया। अब सिंपली हमें बर्नौलीज इक्वेशन लगा देना। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है, पी ए बाई गामा डब्लू, पी ए बाई रो जी भी लिख सकते हैं, पी ए बाई रो जी वी ए स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड ए इज इक्वल टू पी बी डिवाइड बाई रो जी प्लस वी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g प्लस जेड बी। बस इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सबकी वैल्यू नोन है, बस पी बी की वैल्यू अननोन है। जब इसमें आप वैल्यू डालेंगे तो पी बी की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, इसमें कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है आपको। इससे मिल जाएगा आपको पी बी इज इक्वल टू 439.50, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है कैलकुलेटर बिना करने के लिए, बट किया जा सकता है। तो एग्जाम में देखिए ये फंसाने का भी ट्रिक होता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूँ बट टाइम बहुत लेगा। तो अगर आप फंसे रह गए तो आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में फंसे मत रहिए। अगर टाइम बचता है तो ही इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो जितना समय लेगा उतनी देर में आप 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को मार्क करके अलग कर दीजिए, क्योंकि उनका ये ट्रिक है कि बच्चे कर तो सकते हैं, उनको लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, बट इट विल टेक टाइम। अगर ये 10 मिनट खा गया आपका तो आपके बाकी के इजी क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो इन क्वेश्चन पे आपको फंसना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। टाइम बचे तो इनको सॉल्व करना है, क्योंकि इनमें हैंड कैलकुलेशन में टाइम आपका जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फ्लूइड का फील्ड दिया हुआ है, कोई फ्लो फील्ड है, फ्लो फील्ड की वैल्यू गिवन है। आपको पता है कि ये होता है u, ये होता है v वेलोसिटी कंपोनेंट, और ये होता है w। u v w वेलोसिटी कंपोनेंट है x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, और ये क्या है, टाइम कंपोनेंट है। अब कह रहा है कि एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का हम लोग इक्वेशन जानते हैं, सिंपल है। इसमें फ्लूइड काइनेमेटिक्स का ही तो खास बात है कि आपको सब कुछ फार्मूला से ही फाइंड करना है, आपको अपने मन से इसमें कुछ भी नहीं फाइंड करना है। तो देखिए सबके लिए फार्मूला आपको पता है, मैं आप डायरेक्टली जेड डायरेक्शन के लिए लिखता हूँ। तो u डी डब्ल्यू, जेड डायरेक्शन के लिखना है तो यहाँ पे w आ जाएगा। अगर x डायरेक्शन के लिखना होता तो u, y डायरेक्शन के लिखना होता तो v, और z डायरेक्शन के लिखना है तो w डिवाइड बाई डेल x प्लस v डेल w इंटू डेल y प्लस w डेल w डिवाइड बाई डेल z। बस यही इक्वेशन है हमारा एक्सेलरेशन का। इस इक्वेशन में क्या करना है, सारी वैल्यूज को यहाँ से इंसर्ट कर देनी है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि u की वैल्यू कितनी है। तो u की वैल्यू देखिए एक्स वाई गिवन है, ये हमारा u का वैल्यू है एक्स वाई। y की वैल्यू कितना है 3yz, तो 3yz है हमारा y की वैल्यू। और w की वैल्यू कितना गिवन है, तो माइनस का 2yz प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए इसमें आप वैल्यू डालते जाइए, u की वैल्यू में यहाँ से डालनी है, और dw बाई डी एक्स, तो w की वैल्यू कहाँ है, ये इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको x के रेस्पेक्ट में। तो x तो यहाँ पे है नहीं, x तो यहाँ पे है नहीं, y z है, तो y और z के रेस्पेक्ट में तो होगा, बट x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो पहले टर्म तो आपको मिल गया कि भाई एक्स वाई
एक्स वाई इंटू जीरो, तो एक्स वाई इंटू जीरो, क्योंकि डी डब्ल्यू बाई डी एक्स जीरो है, प्लस दूसरा टर्म v, तो v पता है आपको 3yz है, तो 3yz मल्टीप्लाई बाई डी डब्ल्यू बाई डी वाई, अब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो -2z आ जाएगा, -2z, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये तो कट गया, यही बचा, तो y हो गया 1, तो माइनस का 2z बढ़ गया, माइनस का 2z, प्लस लास्ट वाले में z, तो z के लिए आ जाएगा वही -2yz माइनस जेड स्क्वायर, और z के रेस्पेक्ट में करना है, तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 2z, ये हो जाएगा 2z, ठीक है। बस चलिए अब इसको कर दीजिए, लास्टली हमें क्या करना है, 2z प्लस ये भी तो है z, तो माइनस का 2y, -2y प्लस 2z, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देना है आपको, इसको अभी सॉल्व करने से पहले आपको सबकी वैल्यू भी पुट कर देनी, क्योंकि इसमें पॉइंट भी पूछा है, x की जगह 1 डाल दीजिए, y की जगह 2 और z की जगह 4, ठीक है। तो जो भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट पूछा है, x की जगह आपको 1 डाल देना है, y की जगह आपको 2 डाल देना है, और z की जगह जहां जहां भी दिख रहा है 4 डाल दीजिए, कैलकुलेशन कर देना है, कैलकुलेशन करके आपको एक वैल्यू मिलेगी, वही वैल्यू यहाँ पे पूछा है 192 यूनिट। बस इसमें क्या है, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन में जो ये वाला पार्ट है, इसको कहते हैं हम, दो प्रकार के एक्सेलरेशन होता है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और लोकल या टेम्पोरल एक्सेलरेशन। तो जो टाइम के रेस्पेक्ट में होता है उसे कहते हैं टेम्पोरल एक्सेलरेशन, और जो कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में होता है उसे कहते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं वो भी बताता हूँ आपको। इन दोनों एक्सेलरेशन में क्या, कौन सा किस कंडीशन में होता है, तो हम जानते हैं कि स्टीडी फ्लो अगर फ्लो कैसा है, स्टीडी है, तो टोटल एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन के बराबर। कौन सा कन्वेक्टिव, जो हमने पहले अभी टर्म देखा टी के अलावा, कन्वेक्टिव। अगर यूनिफॉर्म फ्लो है, टोटल एक्सेलरेशन विल बी टेम्पोरल एक्सेलरेशन, दैट मींस डी डब्ल्यू बाई डी टी के बराबर। अगर यूनिफॉर्म और स्टीडी दोनों है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू, टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। बस ये दो टर्म आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेमिनार फ्लो है, पाइप का रेडियस गिवन है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इनस्टेबिलिटी। देखिए मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इनस्टेबिलिटी के लिए डायरेक्ट है, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 2/3 फ्रॉम वॉल होता है, फ्रॉम वॉल, तो 2/3 फ्रॉम वॉल है, तो आपको क्या करना है, कहाँ से पूछा है, सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो देखिए ये हमारा फ्रॉम वॉल है, 2/3 का होता है, तो r माइनस 2/3 कर दीजिए, r माइनस 2/3r, ठीक है। ये वैल्यू आपको डायरेक्टली ये दे देगा, r की वैल्यू आपको गिवन है 0.9 मीटर। तो याद रखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम इनस्टेबिलिटी जो होता है लेमिनार फ्लो में, पाइप फ्लो में, वो कितने पे होता है, 2/3 फ्रॉम वॉल से होता है। चलिए आगे चलते हैं। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, विड्थ गिवन है, स्लोप गिवन है, स्पेसिफिक एनर्जी पूछा है। स्पेसिफिक एनर्जी हम जानते हैं ओपन चैनल फ्लो में किसके बराबर होता है, y प्लस बी स्क्वायर बाई 2g, डेटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड। अब देखिए इसमें हमें y गिवन है कितना, 2, वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है, डिस्चार्ज गिवन है, तो वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, तो डिस्चार्ज अपॉन एरिया कर देंगे। तो एरिया पहले फाइंड करना है, ट्रेपेजॉइडल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला, ट्रेपेजॉइडल का एरिया फॉर्मूला होता है b प्लस एन वाई इंटू वाई। विड्थ हमें गिवन है कितना 6, एन कितना, स्लोप कितना गिवन है 1, वाई कितना गिवन है 2, मल्टीप्लाई बाई 2, तो इससे एरिया आ जाएगा कितना 16, एरिया आ गया 16, और इससे हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया, डिस्चार्ज हमें कितना गिवन है 24, एरिया आया 16, तो इस समय वेलोसिटी मिल गया 1.5। बस यहाँ पे पुट कर देना 2 प्लस 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पे 10 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2.1125 मीटर, ठीक है। बस तो ये आंसर हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सीक्वेंट डेप्थ। सीक्वेंट डेप्थ किसको बोलते हैं, जंप के दोनों डेप्थ, जंप प्री जंप डेप्थ और पोस्ट जंप डेप्थ। जब हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होता है उससे पहले का डेप्थ जो था वो डेप्थ, और बाद वाले जंप के बाद वाला डेप्थ, इन दोनों के रेशियो, इन दोनों को डेप्थ को क्या बोलते हैं, सीक्वेंट डेप्थ। तो इसके बीच में एक सिंपल सा फार्मूला है, हम उस फार्मूले को यूज करेंगे। ये फार्मूला बहुत ही पॉपुलर है, बट न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं इससे, फार्मूला भी कई बार पूछा जाता है, बट आप फार्मूला देख लें एक बार, इसलिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है। y2 अपॉन मतलब पोस्ट जंप डेप्थ डिवाइड बाई प्री जंप डेप्थ इज इक्वल टू
1/2 1 प्लस 8FR1 का स्क्वायर का अंडर रूट -1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, y2/y1 गिवन है कितना, 12 गिवन है। बाकी अननोन सिर्फ क्या रह गया, FR1। FR1 मीन्स फ्राउड नंबर बिफोर जंप, FR2 मीन्स फ्राउड नंबर आफ्टर जंप। इसमें क्या पूछा है, बिगिनिंग एट द जंप, फ्राउड नंबर एट बिगिनिंग ऑफ द एफ। तो इसमें आपको यहाँ पे 12 रखना है और इनको सॉल्व कर देना है। तो 12 इंटू 2 हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 1/8FR स्क्वायर -1। तो ये इधर लगो तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 इज इक्वल टू 1 प्लस 8FR स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 इज इक्वल टू 1 प्लस 8FR स्क्वायर। इस 1 को इधर ले जाओ, 625 माइनस 1 624 इज इक्वल टू 8FR स्क्वायर। 8 से आप इसको डिवाइड कर दो और फिर उसका अंडर रूट कर दो, ये आपको वैल्यू मिलेगा 8.84। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, किसके इक्विवेलेंट होगा। तो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए कई सारी वैल्यूज हैं, हम सब वैल्यू एक बार देख लेते हैं। 1 atm जो होता है, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो किस किस के बराबर होता है, ये वैल्यू आप देखिए। 100 किलो पास्कल, पहले तो हम देखते हैं कि 100 किलो पास्कल जो होता है ना, वो 1 बार के बराबर होता है, 1 बार के बराबर। तो जनरली 1 atm नियर अबाउट 1 बार होता है। तो 1 atm जो होता है, पहले हम प्रेशर के टर्म में देखते हैं कितना होता है, 101.325 किलो पास्कल। ठीक है, और इसको अलग तरीके से कैसे कहते हैं कि 760 mm ऑफ Hg मर्क्यूरी के। और वाटर के टर्म में कितना होता है, 10.3 मीटर हेड ऑफ वाटर। ये सारे डेफिनेशन है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो प्रेशर के टर्म में 101.325 किलो पास्कल, Hg के फॉर्म में, मतलब Hg अपने कॉलम में कितना राइज करेगा, मर्क्यूरी 760 mm, और वाटर कितना राइज करेगा उस प्रेशर की वजह से, 10.3 मीटर होता है। अब इसमें क्या पूछा है, 3.5 atm है और प्रेशर के टर्म में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3.5 से। तो 3.5 atm में कितना प्रेशर होगा, वो इतने हो जाएगा। तो सिंपल है, सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है। बट बाकी सारी वैल्यूज मैंने आपको बता दी जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज चेंज इन बाउंड्री लेयर। देखिए चेंज इन बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर हम जानते हैं कब फॉर्म होता है, अगर फ्लो पाथ में कोई भी सॉलिड बाउंड्री आ जाए स्टेशनरी पोजीशन में, तो वहां पे बाउंड्री लेयर फॉर्म होने लगता है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन वाटर उसको ओवरकम नहीं कर पाता है। दिस इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर। तो मान लीजिए ये फ्लैट प्लेट है, वाटर यहाँ से आ रहे से बोलते हैं लीडिंग एज। तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे बाउंड्री लेयर फॉर्म होना शुरू होगा और इसकी थिकनेस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, इसे बोलते हैं लीडिंग एज। ठीक है, लीडिंग एज। अब कह रहे हैं कि किस किस बातों पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली अफेक्ट किससे होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, सारे बता देता हूँ। रफनेस ऑफ प्लेट से होता है, और किस किस से होता है, प्रेशर ग्रेडियंट से होता है, इंटेंसिटी ऑफ टर्बुलेंस से होता है, और वेलोसिटी से नहीं होता है। और किस किस से होता है मैं बता देता हूँ। रफनेस ऑफ प्लेट हो गया, प्लेट कर्वेचर से, प्लेट की कर्वेचर से भी होता है, प्लेट की कर्वेचर, कर्वेचर मीन्स 1/r। नेक्स्ट होता है प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट हो गया dp/dx से। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी एंड स्केल ऑफ टर्बुलेंस। इंटेंसिटी तो है ही और स्केल भी होता है इसका, स्केल ऑफ टर्बुलेंस से भी होता है। और रेनॉल्ड्स नंबर जनरली किस वैल्यू पे जाके फॉर्म होना शुरू होता है, ये होता है v0x डिवाइड बाई न्यू। v क्या है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज, न्यू इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जब 5 × 10⁵ हो जाती है, उस समय जाके ये बाउंड्री लेयर फॉर्म होना, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर फॉर्म होना शुरू होता है, लेमिनार से टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। तो ये कह रहा है कि चेंज इन बाउंड्री लेयर फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट के लिए अफेक्ट कौन कौन सा करता है, ये सब अफेक्ट करते हैं। और ये कब होता है, तो जब RE की वैल्यू इतने के बराबर हो जाए या इससे ऊपर जब जाना शुरू होता है, तब हमारा लेमिनार बाउंड्री लेयर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए, इसमें से जो भी आता है आपको याद रखना है। डिटेल्ड के लिए आपको थोड़ा थियरी तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसे है कि बिना थियरी पढ़े आपको पहली बार में क्लियर नहीं होंगे। अगर आपने पढ़ रखा है बहुत पहले तो आपको एक बार जरूर जाके देखना पड़ेगा। हाँ, एक बार पढ़ लेने के बाद आपको रिमाइंड रहेगा क्या क्या टर्म होता है, तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डायनामिक सिमिलरिटी। देखिए कभी भी कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम उसके मॉडल बनाते हैं, उस पर टेस्ट करते हैं। जैसे कि डैम बनाना है, कोई बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उससे हम पहले मॉडल बनाते हैं, उस पर टेस्ट करते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं,
तब हम बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब डैम बनाना है मुझे, तो मैं सीधा बिना टेस्ट के नहीं बना सकता, पहले उसको टेस्ट करूंगा छोटे मॉडल पे, सक्सेस होगा फिर मैं उतना बड़ा मॉडल बनाऊंगा। उसको बोलते हैं मॉडल, और एक्चुअल को बोलते हैं प्रोटोटाइप। तो उसके लिए सिमिलरिटी होती है दो प्रकार की। पहली सिमिलरिटी होती है ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी। ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी में देखिए, जो ये ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी है, तो ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी में क्या क्या होना चाहिए कि ज्योमेट्री सेम होना चाहिए, मतलब लेंथ, विड्थ, ये इनका रेशियो आपस में सेम होना चाहिए कि लेंथ ऑफ द मॉडल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द प्रोटोटाइप इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द मॉडल डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द प्रोटोटाइप। तो डायमेंशन का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी। दूसरा होता है काइनेमेटिक सिमिलरिटी। काइनेमेटिक सिमिलरिटी में क्या होता है, जो काइनेमेटिक पैरामीटर्स है वो बराबर होनी चाहिए, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्चार्ज। तो वेलोसिटी इन द मॉडल शुड बी इक्वल टू द और द प्रोपोर्शनल टू द प्रोटोटाइप। सिमिलरली एक्सेलरेशन, डिस्चार्ज, ये सब प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तभी वो सिमुलेट कर पाएगा एक्चुअल में। अगर आपने मॉडल में टेस्ट किया है तो वो वैल्यू चाहते हो कि वही वैल्यू आपको एक्चुअल वाले में भी मिले, तो उसके लिए ये सिमिलरिटी का अटेन होना जरूरी है। तो काइनेमेटिक के अंदर क्या क्या आता है, डिस्चार्ज, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी के अंदर लेंथ, विड्थ एंड हाइट। और तीसरा होता है डायनामिक सिमिलरिटी। डायनामिक सिमिलरिटी में क्या है, जो डायनामिक पैरामीटर्स है, जैसे कि विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, प्रेशर हो गया, इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, ये सब चीज आता है। और डायनामिक सिमिलरिटी के लिए क्या क्या बराबर होना चाहिए, देखो लेंथ स्केल रेशियो, वेलोसिटी स्केल रेशियो एंड फोर्स स्केल रेशियो, ये तीनों के तीनों बराबर होनी चाहिए। मतलब डायनामिक सिमिलरिटी के लिए आपके दोनों कंडीशन ऊपर वाले सेटिस्फाई होने चाहिए। कौन से, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी और काइनेमेटिक सिमिलरिटी, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और काइनेमेटिक सिमिलरिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब लेंथ एंड वेलोसिटी, ये कौन सी सिमिलरिटी है, ये काइनेमेटिक सिमिलरिटी के लिए। तो और काइनेमेटिक पूछा होता तो ये ऑप्शन सही होता, ठीक है। अगर काइनेमेटिक पूछता तो ये ऑप्शन सही होता। डायनामिक के लिए काइनेमेटिक और ज्योमेट्रिकल दोनों ही पहले सेटिस्फाई होने चाहिए। तो लेंथ हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी, वेलोसिटी एंड फोर्स हो गया हमारा डायनामिक सिमिलरिटी, ठीक है। तो ये काइनेमेटिक सिमिलरिटी प्लस ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी मिलकर क्या बना, डायनामिक सिमिलरिटी। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। डार्सी लॉ रिलेटेड टू मीन वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन पोरस मीडियम। देखिए डार्सी लॉ हम जानते हैं कि जनरली सॉइल के अंदर यूज करते हैं, किसके लिए, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। डार्सी ने क्या कहा था कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मींस डेल्टा एच बाई एल, लॉस ऑफ हेड इन ऑफ वाटर इन लेंथ पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और फिर प्रोपोर्शनलिटी कंसेप्ट को हटाने के लिए क्या आया, परमिएबिलिटी। तो जब परमिएबिलिटी निकालते हैं, ये परमिएबिलिटी क्या करता है, बताता है कि सॉइल की प्रॉपर्टी को। तो ये हर एक सॉइल के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि ये डेल्टा एच जो होगा वो हर एक सॉइल के लिए अलग अलग होगा। हेड लॉस जो है, जो जिस तरह का सॉइल है, जिस तरह का फ्रिक्शन है, उसके लिए अलग अलग होगा। इसलिए यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू अलग है, इसलिए यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो V इज टू के इज द डार्सी फॉर्मूला। कभी कभी हम डिस्चार्ज के लिए भी इसको यूज करते हैं, तो V इज टू के इंटू आई इंटू एरिया, इससे हम डिस्चार्ज निकालते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि डार्सी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पोरस मीडियम इज एप्लीकेबल टू लेमिनार रीजन ओनली। दैट मींस ये कब के लिए एप्लीकेबल है, जब लेमिनार फ्लो हो। और सॉइल के अंदर लेमिनार फ्लो की क्या डेफिनेशन है कि जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 1 हो। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 1 है तो लेमिनार में है। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 1 से लेकर 2 के बीच में है, ट्रांजिशन जोन में है। अगर आर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो गई तो टर्बुलेंट फ्लो हो गया। तो ये है अंदर सॉइल के अंदर की वैल्यू। अगर ओपन चैनल फ्लो है तो उसके लिए क्या लिमिट है, 500। तो अगर 500 है, लेस देन 500 है तो लेमिनार है, 500 तो 2000 है तो ट्रांजिशन है, ग्रेटर देन 2000 है तो टर्बुलेंट है। तो देखिए कितना फर्क पड़ गया। सॉइल के अंदर 1 और 2 के बीच में होता है, ओपन चैनल फ्लो के अंदर 500 और 200 के बीच में होता है, और पाइप के लिए 2000 से स्टार्ट होता है, 2000 से पहले लेमिनार है, 4000 के ऊपर टर्बुलेंट है। तो तीनों के लिए वैल्यू आपको याद रखनी है, ओपन चैनल फ्लो के लिए भी, सॉइल के लिए भी, और पाइप के लिए भी। तो याद रखिए लेमिनार फ्लो के लिए वर्क करता है, और कब, जब आर ई की वैल्यू लेस देन 1 होता है। आर ई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर की वी डी बाई न्यू से, वेलोसिटी टू डायमीटर डिवाइड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी से हम रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसके साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर कुछ आपको डाउट्स हो या कुछ पूछना है, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आगे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा।
धीरे धीरे हम लोग सही रास्ते पे आ जाएंगे। मेरा प्रयास सिर्फ ये है कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करवा देना, और मैं टाइम के साथ आपको जरूर करवा दूंगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते जाइए फिर क्या होता है। चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो, कमेंट कीजिए अगर कुछ और जानना चाहते हैं आप इसके बारे में तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।